आने वाले अरबों सालों में हेवनली साउंड सेक्ट के उत्तराधिकारियों की कमी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सच है या झूठ? एल्डर फैनेन के गिरने से हमारे हेवनली साउंड सेक्ट को बहुत नुकसान हुआ। क्या ये हमारे लिए स्वर्ग का आशीर्वाद हो सकता है कि एक प्रोफाउंड इमोर्टल एल्डर गोल्डन इमोर्टल बन गया है? अगर यह सच है तो कौन सा गहरा अमर बुजुर्ग स्वर्ग गया? ऐसा लगता है कि यह घटना फैनियन फैंग से शुरू हुई है, जो एल्डर फैनेन का असली गुफा वाला घर था, जिसमें अब कथित तौर पर एक रहस्यमयी ऑनर गेस्ट एल्डर रहते हैं, जिन्हें सेक्ट के मास्टर ने बुलाया था, जिनकी पहचान अभी भी ज्यादातर पता नहीं है। ऐसे में क्या ये वही सम्मानित अतिथि एल्डर है जो गोल्डन इमोर्टल तक पहुंचा? हेवनली साउंड सेक्ट के शिष्य चर्चाओं से भरे हुए थे। हेवनली साउंड सेक्ट में एक गोल्डन इमोर्टल का उभरना बहुत महत्व रखता है। एक बार यह खबर फैल गई तो यह निश्चित रूप से पूरे चू राज्य महाद्वीप को हिलाकर रख देगी। ये कई गोल्डन इमोर्टल ताकतों का ध्यान खींचेगा। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। इस समय झो सुई ने अपना दिमाग घुमाया और आसानी से ड्रीम सोल गू की शक्ति का इस्तेमाल करके हेवनली साउंड सेक्ट के अनगिनत साधकों की यादों को बदल दिया। तुरंत एक आत्मा की लहर दौड़ गई और अगले ही पल हेवनली साउंड सेक्ट के कई साधक भ्रमित महसूस करने लगे और उन्हें ये याद नहीं रहा कि उन्होंने किसी को गोल्डन इमोर्टल तक जाते देखा था। वे ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। आखिरकार झो सुई अभी चू राज्य महाद्वीप में मशहूर होने के लिए तैयार नहीं था। वह लो प्रोफाइल रहना पसंद करते थे, चुपचाप अपनी खेती जारी रखते थे और फेम का समय अभी नहीं आया था। वूश वूश वूश। इस समय कई सुंदर आकृतियां एक के बाद एक फैन यिनफिग के पास पहुंची। वे 6 महिलाएं थीं, हेवनली साउंड ताओइस्ट, मू यानिक्सन, चांग शुई, जेन सुयान, झू बाओए और जियांग लिंगर, जो झो सुई को गोल्डन इमोर्टल के लिए उनके स्वर्गारोहण पर बधाई देने आई थी। ये नजारा देखकर झो सुई अपने आप उनका स्वागत करने के लिए अपनी गुफा से बाहर निकल आया। गोल्डन इमोर्टल बनने के लिए झो दाओयू को बधाई। हेवनली साउंड ताओइस्ट ने झो सुई को अपनी खूबसूरत आंखों में मुश्किल भावों के साथ देखा। हालांकि वह जानती थी कि उससे पहले यह आदमी आखिरकार गोल्डन इमोर्टल बन जाएगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। पलक झपकते ही वह उसके बराबर हो गया, जो सच में अविश्वसनीय था। लेकिन इसकी भी उम्मीद थी। आखिरकार जब यह आदमी सिर्फ एक गहरा अमर था, तो उसके पास एक अजय गोल्डन अमर के बराबर लड़ने की ताकत थी। गोल्डन इमोर्टल तक पहुंचना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। किसी शिष्टाचार की जरूरत नहीं थी, ये तो खेती में एक छोटा सा कदम था। सच्चा रास्ता अभी भी बहुत दूर है, पता नहीं ये कितना दूर है। झो सुई ने हाथ हिलाया और विनम्रता से कहा, ये शब्द सुनकर हेवनली साउंड ताओइस्ट चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन उसे लगा कि यह न केवल उस आदमी की विनम्रता थी, बल्कि उसके अंदर के विचारों की असली झलक भी थी। इस आदमी के लिए एक गोल्डन इमोर्टल उसकी साधना के रास्ते में बस एक छोटा सा कदम था। गोल्डन इमोर्टल रेल उसे बांध नहीं सकता था। शायद भविष्य में ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल या इमोर्टल किंग बनना भी उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। अनगिनत अमर लोग गोल्डन इमोर्टल तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते। फिर भी कुछ लोगों के लिए यह एक आसान, नेचुरल प्रोसेस था। लोगों के बीच का अंतर सचमुच बहुत बड़ा था। तो फिर क्या झो दाओयू हमारे हेवनली साउंड सेक्ट का ऑनर गेस्ट एल्डर बनने के बारे में सोच रहे हैं? हेवनली साउंड ताओइस्ट ने झो सुई को देखा। बेशक अगर इस आदमी ने अपनी पहचान बता दी तो हेवनली साउंड सेक्ट में एक और गोल्डन इमोर्टल जुड़ जाएगा, जिससे सेक्ट की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। पहले खोए हुए सभी फायदे तुरंत वापस मिल सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, मेरा अपनी पहचान बताने का कोई प्लान नहीं है। बेशक फिर भी मैं अभी भी हेवनली साउंड सेक्ट का सदस्य हूँ। अगर हेवनली साउंड सेक्ट को कोई परेशानी हुई तो मैं मदद करूंगा, इसलिए दाओयू को चिंता करने की जरूरत नहीं है। झो सुई थोड़ा मुस्कुराया। जाहिर है वह अपनी पहचान नहीं बताएगा। एक बार अनाउंस होने पर चू स्टेट कॉन्टिनेंट के सभी गोल्डन इमोर्टल्स ध्यान देंगे और अनगिनत ताकतें उसकी पहचान और ओरिजिन की जांच करेगी। इससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ कभी न खत्म होने वाली परेशानियां ही होंगी। इसलिए ऐसी चीजें करने का सवाल ही नहीं उठता था। बेहतर था कि हेवनली साउंड सेक्ट, जो एक बड़ा पहाड़ है, पर वापस जाकर धीरे धीरे खेती की जाए। ठीक है, हेवनली साउंड ताओइस्ट ने सिर हिलाया। उसे थोड़ा नुकसान महसूस हुआ, फिर भी ये पूरी तरह से समझ में आने वाला था। इसके अलावा उसकी जबरदस्त ताकत को देखते हुए वो उस पर जबरदस्ती करने की हालत में नहीं थी।
हेवनली साउंड सेट का हिस्सा होना और चुपके से उसकी रक्षा करना पहले से ही काफी अच्छा था। उसे किसी और बात पर जोर देने की जरूरत नहीं थी। इन शब्दों और कुछ सामान्य बातचीत के बाद उसने झो सुई को अलविदा कहा और फैन यनफेंग को छोड़ दिया। वह इतनी समझदार थी कि बेवजह देर नहीं करती थी। पति, मैं देखना चाहती हूँ कि गोल्डन इमोर्टल असल में कितना शक्तिशाली है। इस समय म्यूया निक्सन, चांग शुई और अन्य दाव पार्टनर्स झो सुई को प्यार से देख रहे थे। उन्हें लगा कि ज्यादा बातें करना असल में एक्शन लेने के बराबर नहीं होगा। अब वे इस आदमी की नई मिली ताकत की गहराई का अंदाजा लगाने के लिए उत्सुक थे। गोल्डन इमोर्टल पर चढ़ने के बाद वे सोचने लगे कि उसमें कितनी ताकत होगी। कोई बात नहीं, झो सुई भी आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था। जल्द ही फैन यूनिफिक से दाव की आवाजें गूंजने लगी, जिससे पता चला कि झो सुई और उनके दाव साथी दाव चर्चा में शामिल थे, जिसमें हाई रैंक लॉस के अस्पष्ट संकेत लगातार गूंज रहे थे। बेशक अमर दुनिया में रहने वाले इन दाव पार्टनर्स को खुश करने के बाद झो सुई गहरे पीले दायरे में लौट आया। जी बिंग्यू और दूसरे दाव पार्टनर्स वहां काफी देर से इंतजार कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक चाहत थी। आखिरकार झो सुई गोल्डन इमोर्टल बनने से पहले लंबे समय तक अकेले में रहा था। जैसा कि कहा जाता है, दूर होने से दिल और भी प्यारा हो जाता है। दोनों पक्षों के बीच तुरंत भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, जो कई दिनों तक चली और आखिरकार खत्म हुई। आसान शब्दों में कहें तो झो सुई हर दाव साथी की इच्छा पूरी करने में कामयाब रहा और अपनी कृपा उनके साथ बांटी। ... इस बीच फैन जियो, कोंग जुवानवो और वू ल्यूली, जो फीनिक्स ट्री के पास थे, ने ये नजारा देखा। वे सभी बुरी तरह शर्मा गए। वू ल्यूली को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। नहीं, यह आदमी इतनी जल्दी गोल्डन इमोर्टल कैसे बन गया? सिर्फ 10,000 साल हुए थे, वह इतनी जल्दी गोल्डन इमोर्टल कैसे बन गया? उसने असल में क्या किया? वह पूरी तरह हैरान थी, समझ नहीं पा रही थी कि इस आदमी की ऊपर चढ़ने की स्पीड इतनी तेज क्यों थी। उस जमाने में गोल्डन इमोर्टल बनने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फिर भी इस आदमी ने इसे आसानी से हासिल कर लिया, जो सच में हैरान करने वाली बात थी। अगर उसने खुद ये सब नहीं देखा होता तो उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। यह आदमी सच में एक जबरदस्त टैलेंट वाला इंसान है और उसमें एक अमर राजा जैसा लुक है। फैन जियो ने बहुत भावुक होकर कहा। उसने अनगिनत जीनियस लोगों को देखा था, फिर भी वह झो सुई जैसे शैतान से कभी नहीं मिली थी। उनकी ऊपर चढ़ने की स्पीड बहुत तेज थी, जैसे उन्हें कोई रुकावट ही न आए हो। इस आदमी के साथ किए अपने पिछले वादे के बारे में सोचकर उसे शर्म महसूस हुई। क्या वह सच में उसकी औरत बन सकती थी, जिसे वह दिन रात परेशान करता था? इतनी तेज रफ्तार को देखते हुए ये पूरी तरह नामुमकिन नहीं था। आखिरकार उसकी साधना अपने पीक पर केवल ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल दायरे में ही थी। फिर भी यह आदमी पहले से ही एक गोल्डन इमोर्टल था। ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल की दूरी ज्यादा नहीं थी, मतलब अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह उसके बराबर हो जाएगा। वह शायद आसानी से उससे आगे निकल जाए। यह अंतर और भी बड़ा होता जा रहा है। कोंग शुवानवू बहुत असहाय महसूस कर रहा था। उसे याद आया कि जब वह पहली बार इस आदमी से मिली थी तो वह सिर्फ एक यूनियन कल्टीवेटर था। कौन सोच सकता था कि वो पलक झपकते ही गोल्डन इमोर्टल बन जाएगा। उसकी प्रोग्रेस भी ठीक ठाक थी, लेकिन वह सिर्फ एक अर्थ इमोर्टल थी। इस आदमी की तुलना में उसे नहीं पता था कि वह कितनी पीछे है। एक अमर राजा का पोस्चर, क्या ये व्यक्ति भविष्य में मानव कुल का अमर राजा हो सकता है? वू ल्यूली इस बात से हैरान रह गए। हालांकि उनका मानना था कि अमर राजा बनना आसान नहीं है, लेकिन इस आदमी की तरक्की को देखते हुए अमर राजा बनना नामुमकिन नहीं लगता था। अगर ह्यूमन कबीले को एक और अमर राजा मिल जाए तो इससे ह्यूमन कबीले की गहराई और ताकत में काफी बढ़ोतरी होगी। तब ट्रू स्पिरिट अलायंस को भारी दबाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस पर सोचने पर एक और अमर राजा मिलने से भी ह्यूमन क्लैन को बहुत ज्यादा बढ़ाई नहीं मिल सकती थी। आखिरकार अमर दुनिया में 5 सुपर क्लैन थे। अगर ह्यूमन क्लैन का असर बढ़ा तो दूसरे क्लैन उन्हें टारगेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यह अच्छी बात हो। कई महीने बाद गहरा पीला क्षेत्र जुवानहुआन पीक, एक खास गुफा हवेली। कई महीनों तक अपने दाव साथियों के साथ जश्न मनाने के बाद झो सुई फिर से एकांत साधना में चले गए। क्योंकि वह अभी अभी गोल्डन इमोर्टल तक पहुंचा था, इसलिए उसे अपनी साधना को मजबूत करने और अपनी नींव को स्थिर करने की जरूरत थी। ये सोचकर झो सुई ने अपना दिमाग घुमाया और तुरंत अपने शरीर पर वर्चुअल पैनल खोल दिया। तुरंत ही उनके सामने डेटा की एक सीरीज आ गई।
होस्ट झो सुई, कल्टीवेशन गोल्डन इमोर्टल रेल्म, शुरुआती स्टेज लाइफ स्पिन 40,000 साल, स्वर्ग और पृथ्वी हमेशा रहने वाले। योग्यता अमर आत्मा, जड़ तलवारबाजी, 13वीं श्रेणी निम्न श्रेणी 1%, रूम 13वां क्रम निम्न श्रेणी 1%, 7वें क्रम का गठन 13वां क्रम उच्च ग्रेड 99%, पिल मास्टर 13वां ऑर्डर लो ग्रेड 1%, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग 13वां ऑर्डर लो ग्रेड 1%, फैंटास्मा ट्रांसफॉर्मेशन स्किल ग्रैंड मास्टर, स्वर्गीय सांसारिक पिघलने वाली भट्टी तकनीक ग्रैंड मास्टर, दानव हृदय को बुलाने का शास्त्र, दानव बीज दानव को बुलाना, दानव को भक्षण करना, 7 छेद स्पिरिट सीक्रेट, हॉट आई पहचान, हॉट आई इंसाइट, हॉट आई लिंग्विस्टिक्स, हॉट आई इंट्रोस्पेक्शन, हॉट आई डायरेक्ट डेथ, हॉट आई प्रेडिक्शन, हॉट आई डाउपीरिंग, जजमेंट ऑफ इमॉर्टल स्वॉर्ड आर्ट, पहला फॉर्म इनविजिबल स्वॉर्ड लाइट, दूसरा फॉर्म स्लॉटर स्वॉर्ड लाइट, तीसरा फॉर्म इंट्रपिंग स्वॉर्ड लाइट, चौथा फॉर्म डिसिसिव स्वॉर्ड लाइट, पांचवा फॉर्म एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड लाइट, ऑब्सेशन गू 14वां क्रम निम्न श्रेणी, क्लोन गू 13वां क्रम निम्न श्रेणी, वाइन बग 13वां क्रम निम्न श्रेणी, गोल्ड ईटिंग बग 13वां क्रम निम्न श्रेणी, बुकवर्म 13वां क्रम उच्च श्रेणी, ड्रीम सोल गू 13वां क्रम निम्न श्रेणी, ड्रैगन एलिफेंट गू 13वां क्रम निम्न श्रेणी, गोल्डन लाइट थाउजेंड पॉइजन गू 13वां क्रम निम्न श्रेणी, टेलीपोर्टेशन की 13वां क्रम निम्न श्रेणी, एरे हॉट गू 13वां क्रम उच्च श्रेणी, ऑब्जेक्ट सर्चिंग गू 13वां क्रम निम्न श्रेणी, रॉबरी थंडर वम 13वां क्रम निम्न श्रेणी, मेडिसिन गू 13वां क्रम निम्न श्रेणी, फॉर्चून क्यू गू 13वां क्रम निम्न श्रेणी, गोल्डन सिकाडा गू 13वां क्रम निम्न श्रेणी, स्प्रिंग ऑटम गू 13वां क्रम निम्न श्रेणी। हाँ, मेरे शरीर पर मौजूद गू कीड़े असल में 13वें ऑर्डर लो ग्रेड दायरे में पहुंच गए हैं। झो सुई को लगा कि जैसे जैसे उसकी साधना बेहतर हुई, गू कीड़े भी आगे बढ़े, गोल्डन इमोर्टल दायरे में चढ़ गए और उनकी साधना काफी आगे बढ़ी, उनकी ताकत ज्योमेट्रिकली बढ़ गई। खासकर ऑब्सेशन गू, ये पहले ही 14वें ऑर्डर लो ग्रेड तक पहुंच चुका था। ग्रेट लूओ गोल्डन इमोर्टल लेवल के गू कीट के बराबर। इस जगह पर पहुंचने पर इस पर मौजूद अमर तकनीकों की शक्ति अलग अलग लेवल पर बेहतर हुई। ये पहले ही अनंत भाग्य के लेवल तक पहुंच चुका है। झो सुई ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ऑब्सेशन गू द्वारा पोषित अमर भाग्य, जब ये केवल स्वर्ण अमर क्षेत्र में था, 3000 भाग्य था, जिससे उसे 3000 जीवन काल में पुनर्जन्म लेने की अनुमति मिली। हालांकि ग्रेट लूओ रेल में पहुंचने पर कोई भी 10,000 बार पुनर्जन्म ले सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से गिर भी जाए तो उसकी आत्मा दोबारा जन्म ले सकती है और 10,000 बार जिंदा हो सकती है। सिर्फ इसी तरह से वे सच में खत्म हो सकते हैं। एक तरह से ये 10,000 एक्स्ट्रा जिंदगी के बराबर है। बेशक इससे सिर्फ खुद को ही फायदा नहीं होता, बल्कि उसके साथ के दाव साथियों को भी फायदा होता है। इससे उनकी जान बचाने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा जो दाव साथी ऑब्सेशन गू के साथ मिल गए हैं, वे एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा करीब से जुड़ जाते हैं। यह एक ग्रेट लूओ लेवल का कर्म है जिसे तोड़ना मुश्किल है। बूम टिल्ड तुरंत झो सुई ने अपने और अपने दाव साथियों के बीच भाग्य की रेखाओं को उभरता हुआ महसूस किया, जो केंद्रित थी। उसके शरीर के चारों ओर हर दाव साथी से जुड़ता है। ये लगभग अविभाज्य है। किस्मत की ये लाइनें न सिर्फ दोनों पार्टियों की पुरानी आत्माओं की रक्षा करती हैं, बल्कि यह भी पक्का करती है कि दोनों एक दूसरे से उलझेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई एक पक्ष गलती से अलग भी हो जाए तो किस्मत की लाइनों के असर में वे जरूर फिर मिलेंगे, जैसे किस्मत ने ही उन्हें बनाया हो। वह भाग्य की रेखाओं का इस्तेमाल ये जानने के लिए भी कर सकता है कि उसके दाव साथी अभी कहाँ हैं। भले ही वे दुनिया के कोने पर हों, वह इसे साफ महसूस कर सकता है, जैसे कि वे उसके ठीक बगल में हों। ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल की पावर भी बेहतर हुई है। झो सुई का दिल धड़क उठा। पहले गोल्डन इमोर्टल दायरे में ग्रेट बिविचमेंट इमोर्टल आर्ट निचले दर्जे के कानूनों को अपनी ओर खींच सकती थी, जिससे उनके साथ उसका लगाव बहुत बढ़ जाता था। लेकिन अब ग्रेट लूओ रेल में जाने के बाद ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल हाई रैंक कानूनों के साथ उसकी अफिनिटी बढ़ा सकती है। कई हाई रैंक कानून अब आसानी से मिल जाते हैं। गड़गड़ाहट टिल्ड जब उन्होंने ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल का इस्तेमाल किया तो उनके शरीर से निकलने वाले उतार चढ़ाव में जबरदस्त बदलाव आया, जैसे कि वे कानून के बेटे में बदल गए हों। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनगिनत नियमों ने खुशी की भावना पैदा की। वे प्यार से झो सुई के पास गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद को उसके ताओ फ्रूट की गहराई में डुबोने के लिए उत्सुक हो, एक हो जाएं
और अनगिनत नियमों के रहस्य सामने आ गए। इससे झोंग सुई की स्वर्ग और पृथ्वी के अलग अलग नियमों को समझने की क्षमता भी कई गुना बढ़ गई। एक तरह से कानूनों को समझने का असर दिल की आंखों से दाव को देखने से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। आखिरकार हॉट आइज की झांकने पर सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी के नियम ही दिखते हैं। हालांकि ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल कई लॉस को अपनी ओर खींच सकती है, जिससे वे उसके पास आ सकते हैं। उसे ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है, कानून की बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। यह एक ओपन बुक एग्जाम की तरह है, जिसमें सही जवाब दिखते हैं। लेकिन इस अमर तकनीक का लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वरना यह आसानी से दाओइजेशन की ओर ले जाएगा। अगर आप कंट्रोल खो देते हैं, तो आप एक दाओइस्ट मॉन्स्टर बन सकते हैं। झोंग सुई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उन्होंने तुरंत इस अमर तकनीक के खतरे को महसूस किया। ये दोधारी तलवार की तरह है। हालांकि इससे उनकी खेती को बहुत फायदा होता है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो यह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा मत सोचिए कि कानूनों को तेजी से समझना अच्छी बात है। अगर कोई ज्ञान की स्थिति में पूरी तरह डूब जाता है, तो उसकी मूल आत्मा और मन पूरी तरह से स्वर्गीय दाव में मिल जाएगा, दाव का हिस्सा बन जाएगा, फिर कभी आजाद नहीं होगा, दाव की कठपुतली बन जाएगा। वे दाववादी राक्षस इसी तरह पैदा होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन अमर लोगों की उम्र खत्म होने वाली होती है, उन्हें मरने से पहले ऐसा ही एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे वे दाव की पुकार सुन रहे हैं। लगातार कानून की जानकारी मिलने से उनकी समझने की क्षमता भी काफी बेहतर लगती है। ऊंचे दर्जे के कानून, जिन्हें समझना कभी मुश्किल था, अब खत्म होने से ठीक पहले आसानी से समझ में आ सकते हैं। इस तरह का असर, जो किसी रहस्य की तरह होता है, एक ऐसा लालच है जिसका कोई अमर इंसान विरोध नहीं कर सकता। अगर वे इससे आजाद नहीं हो पाते, तो इससे उनकी आत्मा पूरी तरह से हेवनली दाव के साथ जुड़ जाएगी। ये दाओइजेशन क्लेश है, किसी भी मुसीबत से ज्यादा डरावना। स्वर्गीय मुसीबत के लिए विरोध करने के लिए अलग अलग अमर टेक्निक और अमर आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक एपिफेनी, मौत से ठीक पहले एपिफेनी को कौन मना कर सकता है? सुबह दाव सुनना और शाम को मरने के लिए तैयार रहना का यही मतलब है। इस अमर तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ कभी कभी किया जा सकता है, इसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बहुत खतरनाक है। झोंग सुई को लगा कि ग्रेट बिविचमेंट इमोर्टल आर्ट का डेंजर लेवल उसकी कई इमोर्टल टेक्निक में सबसे ज्यादा था। अगर वह इसे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो यह आसानी से उसके दाओइजेशन की ओर ले जाएगा, जिससे दाव की मौत हो जाएगी और वह गायब हो जाएगा। बेशक ग्रेट एन्चेंटमेंट स्किल और इटर्नल लव के अलावा ऑब्सेशन गू के पास एक और इमोर्टल टेक्निक है, ग्रेट फॉरगेटिंग स्किल, जिसकी पावर भी हैरानी की बात है कि बढ़ा दी गई है। एक बार दिखने के बाद ये दुश्मन को कई तरह की जानकारी भुला सकता है। ये व्यक्ति को अपना अस्तित्व भी भुला सकता है। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे की याद में कभी आया ही नहीं। इस इमोर्टल टेक्निक में माहिर होने के बाद वह इमोर्टल दुनिया में एक अदृश्य दानव बन सकता था। अगर उन्होंने कुछ बड़ा काम भी किया होता, तो भी कोई उन्हें याद नहीं रख पाता। ड्रैगन एलिफेंट गू लोअर ग्रेड के 13वें स्टेज तक पहुंच गया है। झोंग सुई ने अपने शरीर पर ड्रैगन एलिफेंट गू को आगे बढ़ते हुए महसूस किया, जो अब एक गोल्डन इमोर्टल रेन गू कीक बन गया था, जिसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी, और साथ ही एक नई इमोर्टल टेक्निक सम्राट की स्वर्गीय कैद हथेली को बढ़ावा मिला। यह एक बहुत शक्तिशाली अमर तकनीक है। एक बार जब यह खुल जाता है, तो यह ऐसा होता है जैसे पुराने जमाने के ड्रैगन हाथी की शक्ति वाले आसमानी सम्राट में बदल जाता है। हथेली का एक बार एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी को कैद कर सकता है, जैसे हथेली पर चींटियां और छिपने की कोई जगह नहीं होती। साथ ही उन्हें तुरंत थप्पड़ मारकर मार दिया जा सकता है, और उन्हें वापस लड़ने का कोई मौका भी नहीं मिलता। यह इमोर्टल टेक्निक पिछली इमोर्टल टेक्निक नेदरवर्ल्ड हेवंस इंटेंट फिस्ट से कम नहीं है, बल्कि ताकत में और भी ज्यादा डरावनी है। एलिफैक्स की शक्ति है, जो बहुत ही दबंग और क्रूर है। ये शुद्ध शक्ति है। अगर दुश्मन इसका सामना नहीं कर पाए, तो उन्हें थप्पड़ मारकर मार डाला जाएगा, धूल में मिला दिया जाएगा। ये दुश्मन की टाइमिंग को भी लॉक कर सकता है, जिससे आसमान और धरती का एक हिस्सा सील हो जाता है, और दुश्मन को बचने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती। इसे बहुत शक्तिशाली ताकत वाला रेंज अटैक माना जा सकता है। वूश, ये सोचकर झोंग सुई का फिगर चमका, और उसने ग्रेट रिप्लेसमेंट स्किल दिखाए, और तुरंत इमोर्टल वर्ल्ड में अपने एक क्लोन के साथ जगह बदल ली, और फ्लेम लुओ माउंटेन रेंज नाम की एक पुरानी पहाड़ी रेंज पर पहुंच गया। इसका ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हजारों अरबों किलोमीटर तक फैली इस पहाड़ी रेंज में ताकतवर फ्लेम लुओ इमोर्टल बीस्ट्स रहते हैं,
जो इस जगह को इमोर्टल बीस्ट्स के लिए स्वर्ग बनाते हैं। बहुत से अमर लोग इस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करते, इसे इंसानों के लिए मना किया हुआ इलाका माना जाता है। वह इस अमर तकनीक की शक्ति का परीक्षण करने के लिए यहाँ आए थे। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। एक पल में जैसे ही झोंक सुई इस पहाड़ी इलाके में दिखाई दिया, उसकी आभा बाहर निकल गई, जिसने पूरे जंगल में मौजूद फ्लेम लुओ अमर जानवरों को हिलाकर रख दिया। उन्हें शिकार की खुशबू आ रही थी। पागल कुत्तों की तरह वे झोंक सुई की तरफ झपट रहे थे। उनके शरीर से भयानक आग निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे अमर आग से घिरे हुए हैं, जैसे आग के तत्व वाले जीव हों। ये फ्लेम लुओ इमोर्टल बीस्ट्स का आतंक है, जो अपने शरीर के अंदर एक खास तरह की इमोर्टल आग को मास्टर कर लेते हैं। आम अमर लोग जो पास जाने की हिम्मत करेंगे, वे राख में बदल जाएंगे, जिससे उनकी मौत हो जाएगी और उनका ताओवादी रास्ता गायब हो जाएगा। बूम! अगले ही पल झोंक सुई ने तुरंत यह अमर तकनीक दिखाई, सम्राट की स्वर्गीय कैद हथेली। तुरंत एक डरावने सेलेस्टियल सम्राट का हाथ आसमान से नीचे उतरा, जिसकी हथेली की गहराई में लौ पैटर्न दिख रहे थे, जो असली ड्रैगन और दिव्य हाथियों के साथ जुड़े हुए लग रहे थे। इस दिव्य सम्राट के हाथ में अनंत शक्ति एकत्रित हो गई। जब ये दिखाई दिया तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग का सम्राट उतर आया हो और स्पेस टाइम को 100 अरब किलोमीटर के अंदर ठोस कर दिया हो। ऐसा लग रहा था कि यह इलाका पिंजरे में बदल गया है। क्या कई फ्लेम लुओ इमोर्टल बीस्ट्स ने इस डरावने सेलेस्टियल एम्परर ऑरा को महसूस किया? हर कोई डर से कांप रहा था। अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा, बल्कि पालतू जानवरों की तरह डरने लगा। वे इस भयानक शक्ति से कुचल गए और सिर्फ जमीन पर दुबके रह गए, लगभग हिल-डुल नहीं पा रहे थे। जैसे कि इस दिव्य सम्राट का हाथ उन्हें कुचल सकता है, उनके रूप और आत्माएं बिना किसी विरोध के खत्म हो जाएंगी। बूम टिल्ड टिल्ड। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, इस डरावने बड़े ताड़ के पेड़ ने तुरंत अमर जानवरों के इस ग्रुप को पकड़ लिया, जैसे सूर्य बंदर बुद्ध की हथेली में घुस गया हो। उसी समय अमर जानवरों के इस समूह के शरीर सिकुड़ते रहे। आखिर में ये फ्लेम लुओ इमोर्टल बीस्ट सील कर दिए गए और उसके शरीर में एक के बाद एक ड्रैगन एलिफेंट सेल में मिल गए। इस समय उसे लगा कि उसके शरीर के अंदर अमर शक्ति काफी बढ़ गई है। स्वर्गीय सम्राट की जेल हथेली की यह अमर कला सचमुच शक्तिशाली है। इसमें दो काबिलियत हैं। पहली तो है दबाने की, एक बार दिखने पर यह दुश्मन पर आसानी से हावी हो सकता है, उन्हें तुरंत कैद कर सकता है और दबा सकता है। दूसरा है खत्म करना। अगर कोई दबाना नहीं चाहता तो अंदर के ड्रैगन एलिफेंट की ताकत दुश्मन को तुरंत मार सकती है, उन्हें चूर चूर कर सकती है, धूल में बदल सकती है। दुश्मन का बच निकलना असल में नामुमकिन है। झोंक सुई ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ड्रैगन हाथी गू की इस बिल्कुल नई अमर तकनीक से बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। बेशक ड्रैगन एलिफेंट गू की दूसरी अमर टेक्निक, जैसे ड्रैगन एलिफेंट कैद, हेल गेट, हेलिश डेमन साउंड, पोसा प्योलैंड, नेदरवर्ल्ड हेवंस इंटेंट फिस्ट वगैरह में भी अलग अलग लेवल पर पावर बढ़ाने की क्षमता होती है। ड्रैगन एलिफेंट गू की पावर बढ़ने से उसकी लड़ने की ताकत बहुत बढ़ गई है। अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास गोल्डन इमोर्टल लेवल की फिजिक है। ड्रैगन हाथी का शरीर भी बहुत शक्तिशाली हो गया है। मैं और जीवों को दबा सकता हूँ। झोंक सुई ने देखा कि पहले की तुलना में उसके शरीर में बहुत बड़े बदलाव आए थे। उसके अंदर हर ड्रैगन एलिफेंट सेल में जबरदस्त बदलाव आया था और अंदर की जगह 100 गुना से भी ज्यादा फैल गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह विशाल नरक में बदल गया है। अगर वह चाहे तो अपने शरीर के नरक के अंदर अनगिनत जीवों को कैद कर सकता है। पहले ये फ्लेम लुओ इमोर्टल बीस्ट्स भी ऐसे ही थे, सभी ड्रैगन एलिफेंट सेल्स में दबे हुए थे। उनके अंदर की ओरिजिन पावर भी झोंक सुई लगातार निकालती है और फिर हेल डायमेंशन की पावर का हिस्सा बन जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर आप गोल्डन इमोर्टल दायरे की खेती को बढ़ाना चाहते हैं और गोल्डन इमोर्टल गुफा की दुनिया में कभी न टूटने वाले सामान को बढ़ाना चाहते हैं, तो शायद आपको ताकतवर जीवों को एक एक करके दबाने के लिए ड्रैगन एलिफेंट फिजिक की खूबियों का भी इस्तेमाल करना होगा। अगर आप काफी जीवों को दबा सके तो शायद मेरे शरीर के अंदर हर ड्रैगन एलिफेंट सेल सच में हेल डायमेंशन में इवॉल्व हो सकता है। नहीं, शायद आप कई भूतों, मरे हुए लोगों, स्वर्गीय राक्षसों और यहाँ तक कि दानव कबीले के जीवों को भी दबा सकते हैं। झोंक सुई ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने ड्रैगन एलिफेंट फिजिक को कैसे बेहतर बनाना चाहिए। गोल्डन इमोर्टल रेल में आगे बढ़ने के बाद जरूरी रिसोर्स 100 गुना बढ़ गए हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि जो अमर फल, अमर अमृत वगैरह मैं अकेले उगाता हूँ, वे काफी नहीं हैं। खेती के दूसरे साधनों का भी इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो अरबों साल बाद भी उसकी खेती सफल नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब मॉर्टल वर्ल्ड में
जुवानहुआंग सेक्ट के डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे कल्टीवेटर आ गए हैं। इन कल्टीवेटर के मरने के बाद वे भूतिया जीवों में बदल जाते हैं। इस वजह से कई ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स पर भूतों का कब्जा हो गया है, जिससे ऐसा नजारा बनता है जैसे रात में हजारों भूत घूमते हों। झो सुई का दिल धड़क उठा। उन्होंने असल में गहरे पीले दायरे और दूसरी दुनियाओं में कुछ छिपे हुए खतरों को देखा था। गहरे पीले दायरे और दूसरी दुनियाओं में खुशहाली दिखने के बावजूद, लेकिन असल में जहां यांग है वहां यिन भी होगा। जहां प्रकाश है वहां बुराई है। यह जरूरी है। जुवानहुआंग संप्रदाय के कंट्रोल में हजारों महान दुनियाएं फलने फूलने लगी। कौन जानता है कि कितने मानव साधक पैदा हुए हैं। इसे एक्सप्लोसिव ग्रोथ कहा जा सकता है। हालांकि इससे मॉर्टल वर्ल्ड में इंसानों की ताकत भी बहुत बढ़ गई है, लेकिन हर इंसान अमर नहीं हो सकता। सच तो यह है कि जो लोग इमोर्टल वर्ल्ड में जा सकते हैं वे अभी भी बहुत कम हैं। ज्यादातर इंसान खेती करने वालों की मौत गलती से या कुदरती वजहों से होती है। समस्या यह है कि इन इंसान साधकों के मरने के बाद वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पूरी तरह से गायब नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सोल पावर बहुत मजबूत होती है। अगर मौत के बाद गुस्से से वे कम हो जाएं, तो वे भूत बन जाएंगे और डरावनी बुरी आत्माएं बन जाएंगे। इसलिए हर इंसान के पैदा होने पर उतनी ही संख्या में बुरी आत्माएं पैदा होंगी। इन बुरी आत्माओं में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा होता है, जिससे उन्हें खत्म करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा वे इंसानों के बीच छिप सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा मारकाट हो सकती है। बेशक, क्योंकि जुवानहुआंग संप्रदाय अभी भी अपने पीक पीरियड में है, इसलिए अचानक बढ़ी ये बुरी आत्माएं अभी इसके राज के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बन सकती। लेकिन अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो यह निश्चित रूप से मॉर्टल वर्ल्ड की कई दुनियाओं में बड़ी समस्याएं पैदा करेगा। आखिरकार, अगर बुरी आत्माओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी तो गुस्सा बढ़ता ही जाएगा। उस समय ये नाराजगी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को दूषित कर देगी। अगर साधक इस आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेते हैं तो गुस्सा आसानी से अंदर आ जाएगा, जिससे दिल के शैतान बढ़ेंगे। इसलिए इन बुरी आत्माओं से निपटने का कोई रास्ता निकालना होगा। वूश, ये सोचकर झो सुई का रूप चमक उठा और वह एक बार फिर गहरे पीले क्षेत्र में लौट आया। बूम टिल्ड अपनी दिव्य समझ के साथ उन्होंने आसानी से पूरे गहरे पीले क्षेत्र को घेर लिया और हर कोने को आसानी से समझ लिया। बिल्कुल, नश्वर दुनिया गंदगी से भरी है। झो सुई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे लगा कि गहरे पीले क्षेत्र की हवा में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। ये सब उन इंसानों की छोड़ी हुई नेगेटिव एनर्जी है जो गहरे पीले दायरे में रहने के बाद मर गए। फिलहाल ये गुस्सा अभी भी जुवानहुआंग संप्रदाय की दौलत की वजह से दबा हुआ है और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। लेकिन जैसे ही किस्मत कमजोर होती है या गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो यह जरूर बड़ी दिक्कतें खड़ी कर देगा। उस समय मॉर्टल वर्ल्ड पर शैतानों और मॉन्स्टर्स का कब्जा होने का खतरा होता है। असल में उससे पहले ही पता चल गया था कि गहरे पीले क्षेत्र के हर कोने में बुरी आत्माएं छिपी हैं। कुछ बुरी आत्माओं ने तो इलाकों पर कब्जा कर लिया है, भूतिया इलाके बना लिए हैं और बुरे भूतिया राज्य बना लिए हैं। रफ्तार पकड़ पाएंगे या नहीं? कुछ मायनों में नरक का आना तो तय है, क्योंकि यह वह जगह है जहां नश्वर दुनिया की गंदगी को जाना चाहिए। साफ साफ कहें तो नरक एक लैंडफिल है, खास तौर पर अलग अलग गंदगी, अलग अलग तरह का कचरा रखने के लिए। इस लैंडफिल के बिना दुनिया में हर तरह की दिक्कतें होंगी। जैसे दुनिया में लैंडफिल न होने पर कचरा हर जगह फेंका जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में बदबू फैलेगी, बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, जिससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। झो सुई ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उसे लगा कि शायद उसे मॉर्टल वर्ल्ड में एक हेल वर्ल्ड बनाने की जरूरत है, ताकि मॉर्टल वर्ल्ड की अलग अलग बुरी आत्माओं और हर तरह की गंदगी को खास तौर पर रखा जा सके और उन्हें जाने के लिए एक जगह मिल सके। इसके अलावा एक गोल्डन इमोर्टल के तौर पर उनके पास ये हासिल करने की शक्ति थी। बूम टिल्ड ये सोचकर झो सुई ने तुरंत अपने शरीर से खून की एक बूंद बाहर निकाल दी। ये साधारण खून नहीं था, बल्कि ड्रैगन हाथी का खून था और एक अमर गोल्डन इमोर्टल का खून भी था। जैसे ही ये दिखाई दिया, इसने तुरंत बहुत ज्यादा गर्मी छोड़ी, जैसे कोई बड़ा सूरज हो, और ऐसा लगा जैसे ये खाली जगह आसानी से जलकर राख हो गई हो। इसमें कोई शक नहीं कि मॉर्टल रेल्म के नियमों की ताकत को देखते हुए इस गोल्डन इमोर्टल ब्लड को ले जाना लगभग नामुमकिन है। खून की एक बूंद होने के बावजूद इसमें जो एनर्जी है, उसकी तुलना मौत की दुनिया के सूरज से नहीं की जा सकती। निकलने वाली गर्मी ही सभी भूतों और राक्षसों को राख में बदल सकती है। इससे भी जरूरी बात यह है कि खून की इस बूंद में एक बहुत बड़ा नर्क डायमेंशन है,
जहां अनगिनत जीव रह सकते हैं, जिससे ये सभी स्पेक्ट्रल एंटिटीज को कैद करने की जगह बन जाती है। इसके अलावा वो खून की इस बूंद का इस्तेमाल खून के जरिए फिर से जिंदा होने के लिए कर सकता है। तो कुछ हद तक इसे उनका अवतार माना जा सकता है, जिसमें बेमिसाल शक्ति है। जाना, झो उसूई ने हल्के से अपनी उंगली हिलाई और गोल्डन इमोर्टल के खून की बूंद तुरंत गिर गई और बिजली की तेजी से गहरे पीले रंग में मिल गई। खून धरती की गहराइयों में नीचे नीचे लगातार नीचे की ओर उतरता रहा। आखिरकार यह पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से में घुस गया और पृथ्वी के कोर में बदल गया। जुवानहुआंग दुनिया की धरती के अंदर धीरे धीरे एक गहरा सुनहरा सूरज दिखाई दिया, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही थी। इससे धरती के अंदर मैग्मा की धाराएं निकलने लगी और सभी दिशाओं में फैल गईं। ऐसा लगा कि इससे गहरे पीले क्षेत्र का तापमान थोड़ा बढ़ गया। जैसे ही ड्रैगन एलिफेंट ब्लड की बूंद गहरे पीले दायरे में मिली, एक दिखाई न देने वाला गोल्डन इमोर्टल डोमेन पूरी जमीन पर फैल गया, जिसने पूरे गहरे पीले दायरे को घेर लिया और साथ ही एक बेजोड़ खाने वाली ताकत पैदा कर दी। हालांकि इस खाने वाली शक्ति ने केवल अलग अलग भूतों और राक्षसी जीवों को ही निशाना बनाया। कमरा टिल्ड टिल्ड टिल्ड। अगले ही पल गहरे पीले दायरे के अलग अलग हिस्सों में छिपे भूतों को एक अदृश्य शून्य शक्ति ने पकड़ लिया और वे तुरंत अपनी असली जगह छोड़कर तेजी से इस नर डायमेंशन में आ गए। कई राक्षस जीवों को भी पकड़कर अंदर खींच लिया गया। असली राक्षसों के अड्डे तुरंत निगल लिए गए और गहरे पीले दायरे से गायब हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि हेवनली डेमन और डेविल क्रिएचर, जिन्होंने 10 लाख साल तक गहरे पीले लोक को तबाह किया था, बिना किसी निशान के गायब हो गए। भविष्य में इन राक्षसी जीवों को बाहर आने से रोकने के लिए जमीन के नीचे बने राक्षसों के अड्डों को सील करने की जरूरत नहीं होगी। इस समय नर्क डायमेंशन में अनगिनत भूत और राक्षस जीव दिखाई दिए। वे पूरी तरह हैरान थे। उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ या वे कहाँ हैं। लेकिन अब ये नर्क का डायमेंशन अभी भी खाली था, जिसमें लगभग कुछ भी नहीं था। एक सुनसान नजारा था। लगता है कि नर्क के डायमेंशन को आकार देना जरूरी है। पहाड़, नदियां, समुद्र, घाटियां, रेगिस्तान। झो उसूई ने ये दृश्य देखा। एक विचार के साथ उसने तुरंत क्रिएशन लॉ को एक्टिवेट कर दिया। गोल्डन इमोर्टल तक पहुंचने के बाद वह पहले से ही अपनी मर्जी से कुछ बनाने में सक्षम था। धमाका टिल्ड टिल्ड। एक पल में सृष्टि का एक शानदार सार इस नर्क डायमेंशन में मिल गया। शुरू में बंजर हेल डायमेंशन में जबरदस्त बदलाव हुए। शुद्ध ऊर्जा नीचे उतरी, गंदी ऊर्जा डूब गई, फिर आकाश में तब्दील होकर धरती बन गई। इसके बाद धरती की सतह हिलने लगी और झो उसूई के कंट्रोल में जमीन के टुकड़े पागलों की तरह टकराने लगे। सृष्टि का सार असल में 5 तत्वों का सार है, जिसमें दुनिया के 5 तत्वों की ऊर्जा शामिल है, जो सभी चीजों में बदल सकती है। पृथ्वी तत्व की एनर्जी मिट्टी में बदल गई, जिससे जमीन बनी और जमीन से बड़े बड़े पहाड़ उगाए। पानी की एनर्जी नदियों में बदल गई, जो बह निकली और सभी चीजों को पोषण दिया। धरती के अंदर मेटल एलिमेंट एनर्जी मिनरल्स की नसों में बदल गई। जमीन पर लकड़ी के एलिमेंट की एनर्जी ने कई पौधों को पाला पोसा, पेड़ भी खूब उगे। सल्फर का स्वाद छोड़ रही है। क्या ये सृष्टि है? झो उसूई ने सोचा। उसके मन में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की अनगिनत समझ भर गई थी। नर्क का डायमेंशन बनाने के बाद उसे लगा कि अलग अलग नियमों की उसकी समझ एक ऊंचे लेवल पर पहुंच गई है। अगर यह अमर दुनिया में होता तो एक दायरा बनाना उतना आसान नहीं होता जितना सोचा गया है। सिर्फ मौत की दुनिया में, जहां कानून कमजोर होते हैं, किसी भी चीज को आसानी से बदला जा सकता है, एक दुनिया बनाई जा सकती है। इससे वह सृष्टि के भगवान के समान हो गए। बेशक वह कोई आम गोल्डन इमोर्टल नहीं था, जिससे वह तुरंत बहुत सारा ऐसा मैटर इकट्ठा कर सका जो कभी न टूटने वाला हो, जिससे सारे मटेरियल बने और हेल डायमेंशन बना। अगर ये आम गोल्डन इमोर्टल्स होते तो इतने बड़े कभी न टूटने वाले मैटर को बनाने का ख्याल भी नामुमकिन होता। हम भूतिया ची, राक्षसी ची, नाराजगी इस दुनिया को गंदा कर रही है। झो उसूई ने पलकें झपकाईं। उन्होंने देखा कि बहुत सारे भूतिया जीव, राक्षस, स्वर्गीय राक्षस आ गए थे। ये बस एक सामान्य जगह थी, लेकिन अब इसमें बहुत बड़े बदलाव आ गए थे। इन नेगेटिव एनर्जी ने इस डायमेंशन की दुनिया के हर मटेरियल को खत्म कर दिया। पहले क्रिस्टल जैसी साफ नदियां अब जहरीले दलदल में बदल गई थी। पानी की हर बूंद में भयानक जहरीलापन और जहर था, जिससे दिल कांप उठता था। सल्फर की गंध दुनिया के हर कोने में फैल जाती है और यह बहुत ज्यादा जहरीली भी होती है। आमतौर पर उगने वाले खरपतवार और पेड़ तेजी से सूख गए, जिससे धरती बंजर हो गई। यहाँ केवल कुछ ही मजबूत पौधे जिंदा रह पाए, लेकिन ये पौधे राक्षसी ची और भूतिया ची से खराब हो गए
और राक्षसी पौधों में बदल गए, जिनमें भूतों के शरीर या राक्षसी जीवों का मांस मिला हुआ लगता था, और ये अलग अलग तरह के डरावने और अजीब पौधों में बदल गए। आसमान के ऊपर आग के तत्वों के नियमों के मिलने से बना असली नारंगी लाल सूरज धरती को गर्म रोशनी दे रहा था, जिससे सभी चीजों को जीवन मिला। लेकिन अब राक्षसी ची के हमले की वजह से यह एक काले सूरज में बदल गया, जिससे बहुत ज्यादा मौत वाली ची और राक्षसी ची निकल रही थी, और सूरज की रोशनी में भयानक जहरीलापन था। अगर यह किसी इंसान के शरीर पर चमकता है तो इससे शैतानी की हुई अंदर आ जाएगी, और साथ ही मौत की एनर्जी आत्मा और शरीर को खराब कर देगी, और असल में मौत का सूरज बन जाएगी और सभी चीजों को मौत दे देगी। जमीन पर मौजूद आम नदियां और झीलें असल में एक एक करके सूख रही हैं। सिर्फ खास जहरीली नदियां ही जिंदा रह सकती हैं, जो इस आग की ताकत का मुश्किल से सामना कर पाती हैं। ये सचमुच एक नर्क की दुनिया बन गई है। झो सुई को काफी असहाय महसूस हुआ। भले ही इसे शुरू में एक नॉर्मल दुनिया के मॉडल के हिसाब से बनाया गया हो, फिर भी इसमें रहने वाली कई बुरी आत्माओं, शैतानी जीवों और दूसरी बुरी चीजों की ताकत पूरी दुनिया को खराब कर देगी और इसे उनके स्वर्ग में बदल देगी। ये कहा जा सकता है कि यह एक जरूरी नतीजा था, हालांकि उसके लिए यह कोई बुरी बात नहीं होगी। आखिरकार उन्होंने इन भूतों और राक्षसों को कैद करने के लिए नर्क की दुनिया बनाई, जिससे नश्वर दुनिया का माहौल बेहतर हुआ। हाँ, ये सही है, इस हिल प्लेन में अभी भी गेटवे की कमी है। झो सुई के मन में एक विचार आया। साफ है, हिल प्लेन को गहरे पीले दायरे से अलग अलग भूतों और शैतानी जीवों को रहने की जगह चाहिए, और बिना गेटवे के वे अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वे एंट्री और एग्जिट का काम करते हैं। बूम टिल्ड ये सोचकर उसने संकोच नहीं किया और तुरंत एक अमर तकनीक नर्क का द्वार का प्रयोग किया। यह असल में ड्रैगन एलिफेंट गू से लाइफ बाउंड इमोर्टल टेक्निक थी। तुरंत नरक के अंदर एक बहुत बड़ा गहरा सुनहरा दरवाजा दिखाई दिया, जिसके फ्रेम पर अनगिनत अमर ताबीज खुदे हुए थे, जो कई दिव्य जानवरों के पैटर्न से भरे हुए लग रहे थे। जैसे ही यह गेट दिखाई दिया, पूरा नरक का मैदान और भी ठोस हो गया, मानो वह पहले से ही एक हो। जो कोई भी हेल प्लेन में अंदर जाना या बाहर निकलना चाहता है, उसे इसी गेट से गुजरना होगा, नहीं तो उन्हें हेल प्लेन के बाहर ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस गेट में स्वर्ग और पृथ्वी के कई नियम शामिल थे, जैसे कि यह खुद उन नियमों का क्रिस्टलाइजेशन हो जो कभी खत्म न हो सके। और इसने एक बहुत बड़ा सेक्शन भी पैदा किया, जिसने पूरे गहरे पीले क्षेत्र को घेर लिया। अगर कोई भूत गहरे पीले दायरे में पैदा होता तो उसे एक रहस्यमयी ताकत खींच लेती और हेल्स गेट अपने आप निगल लेता, फिर हेल प्लेन में भेज दिया जाता। इसके बाद ये भूतिया जीव मौत की दुनिया में जिंदा नहीं रह सके। इतना खराब भी नहीं। ये देखकर झो सुई को काफी संतुष्टि हुई। उसे लगा कि गहरे पीले क्षेत्र में उसका काम पूरा हो गया है। हेल प्लेन बनाने से न सिर्फ फैली हुई भूतिया चीजों का हल हुआ, बल्कि जमीन के नीचे मौजूद शैतानों के अड्डे का भी हल निकला। इन सभी अंधेरे और जानलेवा जीवों को नरक में भेज दिया गया है। समय के साथ हेल प्लेन गहरे पीले दायरे का हिस्सा बन जाएगा। नहीं, मेरे शरीर के अंदर अमर पदार्थ पागलों की तरह बढ़ रहा है। इस समय झो सुई के मन में एक विचार आया। उन्होंने महसूस किया कि जिस पल नरक का प्लेन बना, उनके अंदर की अमर शक्ति और अमर मैटर दोनों में ज्योमेट्रिक बढ़ोतरी हुई, क्योंकि यह नरक का प्लेन उनके शरीर का एक हिस्सा था, जो उनके खून की एक बूंद से बना था। जब ये हेल प्लेन गहरे पीले दायरे की बहुत ज्यादा मौत और डार्क एनर्जी को खा जाता है, तो ये झो सुई के इस पावर को लेने के बराबर है, जिससे उसकी तेजी से खेती करने में मदद मिलती है और उसका खेती का लेवल बढ़ता है। सिर्फ एक हेल प्लेन इतना ज्यादा इमोर्टल मैटर बढ़ा सकता है। अगर मैं और हेल प्लेन बनाऊं, तो क्या ये पूरी तरह से खुशहाली नहीं होगी? शायद मैं हेल प्लेन को दूसरी दुनिया में फैला सकूं। इस तरह रेत के कणों जितने अनगिनत नरक के मैदान बन गए। झो सुई ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह काफी उत्साहित महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि वह ड्रैगन हाथी के खून की बूंदें मौत की दुनिया की कई दुनियाओं में बिखेर सकता है, जिससे इन दुनियाओं में नरक के प्लेन बन जाएंगे। इस तरह मौत की दुनिया में अनगिनत दुनियाएं अनगिनत नरक के मैदान बनाएंगी, जैसे रेत के कण। हालांकि मौत की दुनिया की एनर्जी मौत की दुनिया से मेल नहीं खाती, फिर भी इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, जो सच में बहुत ज्यादा है। जब मात्रा एक खास लेवल पर पहुंच जाती है, तो क्वालिटेटिव बदलाव आएगा। बहुत सारे अमर फल और अमर अमृत मिले बिना भी उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही, मेरे कई अवतार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, खासकर 1000 से ज्यादा जीते हुए ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स। सबसे पहले इन सभी ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स को मेरे डोमेन में बदल दो और नए हेल प्लेन बनाओ।
झो सुई ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा। साफ है कि वे ग्रेट 1000 वर्ल्ड सुवानहुआन सेक्ट के हैं और इसलिए वे भी उसी के डोमेन हैं। इस तरह इन दुनियाओं के अंदर नरक के प्लेन भी बनाए जा सकते हैं। एक बार सफल होने के बाद इससे मिलने वाले फायदे कल्पना से भी परे होते हैं। ये महान हजार दुनियाएं भी विकसित होती रह सकती हैं, जो सभी प्राणियों की उसकी साधना में मदद करने के बराबर है। नरक के देवता प्राचीन एलिफेक्स की साधना का तरीका था। इस समय कई भूतिया चीजों और राक्षसी जीवों को जबरदस्ती गहरे पीले दायरे के अंदर हेल डायमेंशन में भेज दिया गया, जो एक बिल्कुल नई प्लेनर दुनिया है। एक पल में वे पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। आखिर हुआ क्या है? हम अचानक इस जगह पर क्यों आ गए हैं? यह असल में कहाँ है? बहुत सारी भूतिया चीजें पूरी तरह हैरान थीं और अनजान माहौल को देखते हुए हैरान नजरों से देख रही थीं। शुरू में वे अच्छी तरह से रह रहे थे, पहाड़ों पर कब्जा कर रहे थे और अपना भूतिया साम्राज्य बसा रहे थे। अचानक आसमान और धरती में बदलाव के साथ उन्होंने पलक झपकते ही खुद को एक अनजान दुनिया में पाया, जो सच में सोच से भी परे थी। इसमें कोई शक नहीं था कि जिस जगह पर वे अब खुद को पा रहे थे, वह अब गहरा पीला क्षेत्र नहीं था, बल्कि पूरी तरह से एक दूसरी दुनिया थी। जरूर किसी ताकतवर चीज ने खुद हमें इस जगह पर पहुंचाया होगा। और यह कोई साधारण महायान साधक नहीं है, शायद कोई अमर, एक सच्चा अमर। कई भूत राजाओं के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वे बेफिक्र, बेरोक-टोक और बिना रोक-टोक वाले शैतानी भूतों का एक ग्रुप थे। कौन सोच सकता था कि उन्हें कोई ताकतवर चीज टारगेट कर रही है और फिर वे यहाँ आ गए। एक पल के लिए उनमें से हर कोई परेशान हो गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। अगर किसी ताकतवर चीज ने हमें इस जगह पर भेजा है, तो उनका मकसद क्या है? क्या ये ताकतवर चीज हमें मारना चाहती है या यह उनके लिए मनोरंजन है? बुरे भूत यह समझ नहीं पा रहे थे। वे हैरान और परेशान थे कि उस रहस्यमयी ताकतवर चीज के इरादे और मकसद क्या थे। उन्हें डर था कि वह चीज उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। भले ही वे पहले ही मर चुके थे, बुरे भूत बन चुके थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे इस दुनिया से पूरी तरह गायब होना चाहते थे। जैसा कि कहा जाता है, मरे हुए हीरो से बेहतर है जिंदा कायर। चींटियां भी जिंदगी से चिपकी रहती हैं, और इन ताकतवर बुरे भूतों का तो कहना ही क्या। ये दुनिया मौत की घनी आभा और प्योयिन क्यूई से भरी हुई है, जो हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे सही लगती है। यहाँ तक कि अंडरग्राउंड डेविल गुफाएं भी ऐसी नहीं हैं। कई बुरे भूत इस दुनिया के माहौल की जांच करने लगे, ये पता लगाने की कोशिश करने लगे कि वे कहाँ हैं। दुर्भाग्य से ये नर्क का डायमेंशन बहुत बड़ा था और वे जगह के हिसाब से यात्रा नहीं कर सकते थे। सिर्फ फ्लाइट पर निर्भर होने की वजह से उन्हें यह नहीं पता था कि इसके कुछ हिस्सों को एक्सप्लोर करने में कितना समय लगेगा। आसान शब्दों में कहें तो बुरे भूतों के लिए यह एक कभी न खत्म होने वाली रहस्यमयी दुनिया जैसी लग रही थी। न सिर्फ हम बुरे भूतों को जबरदस्ती इस जगह पर लाया गया है, बल्कि ऐसा लगता है कि जमीन के नीचे की दानव गुफाओं के वे राक्षस भी यहाँ हैं, जैसे कि उस ताकतवर चीज ने गहरे पीले दायरे की पूरी जमीन के नीचे की दानव गुफाओं को इस दुनिया में ला दिया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने हमारे खिलाफ कार्रवाई की है वह जुवानहुआन ताओइस्ट है? कई घोस्ट किंग्स की आंखें चमक उठी जब उन्होंने रहस्यमयी और समझ से परे जुवानहुआन ताओइस्ट को याद किया। गहरे पीले दायरे में पहली बार नाम सुनने वालों के लिए ये बहुत ज्यादा दबाव और डर लेकर आया। जुवानहुआन ताओइस्ट को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जुवानहुआन सेक्ट के बड़े बुजुर्ग ही दुनिया को दबा सकते हैं, अजय, जिससे अनगिनत बुरे भूत, राक्षस और राक्षस डर से काम उठेंगे। अगर जुवानहुआन ताओइस्ट ने खुद काम किया होता तो शायद ये घटना नामुमकिन नहीं होती। फिर भी अगर वह रहस्यमयी ताकतवर चीज हमें मारना चाहती तो ये बस एक सोच की दूरी पर हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम अभी मरे नहीं हैं, इससे पता चलता है कि वे हमें मारने का ज्यादा इरादा नहीं रखते हैं। मुझे लगता है कि यह जगह उस रहस्यमयी शक्तिशाली चीज की बनाई हुई जेल हो सकती है। इसका मकसद भूतिया चीजों के हमारे अस्तित्व को कैद करना है। एक भूत राजा की आंखें फड़क रही थी जब वह अपनी अटकलें लगा रहा था। हमें मारना नहीं बल्कि हमें कैद करना बहुत ही गलत है। हमारे साथ ऐसा बर्ताव करना जैसे हम कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा और यहाँ से भाग जाना होगा। बहुत सारे बुरे भूत गुस्से में दहाड़ने लगे। फिर भी चाहे वे कितना भी गुस्सा क्यों न करें, विशाल और असीम नर्क डायमेंशन में ये सब बेकार था। ये दुनिया की सतह पर रेंगती हुई चींटियों के झुंड जैसा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने सतह पर कई सुरंगें बना ली हैं, लेकिन असल में बड़ी दुनिया के मुकाबले ये बिल्कुल मामूली था। ... इस बीच
गहरे पीले दायरे में कई साधकों ने भी तुरंत जमीन के नीचे बनी दानव गुफाओं में बदलाव देखा। आखिरकार वे हमेशा राक्षसों की गुफाओं पर कड़ी नजर रखते थे, इस डर से कि कहीं उनके साथ कुछ बड़ी गड़बड़ न हो जाए। अगर बहुत सारे राक्षस दानव गुफाओं से भाग जाएं, तो बहुत बड़ी तबाही होगी। लेकिन अब जमीन के नीचे की दानव गुफाएं अचानक हवा में गायब हो गईं। इससे पूरे गहरे पीले क्षेत्र के साधक पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। अरे, लगता है राक्षसों की गुफाएं अचानक गायब हो गईं। हाँ, मुझे राक्षसों को खत्म करने के लिए राक्षसों की गुफाओं में घुसने का मिशन मिला था। किसने सोचा होगा कि जैसे ही मैं गुफाओं में घुसा, वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। तुम कुछ भी नहीं हो। मैं राक्षसों की गुफाओं में गार्ड था। यह एक सुरक्षित नौकरी थी, 9 से 5, जिसमें आमतौर पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब सब खत्म हो गया है, सुरक्षित नौकरी चली गई है। आखिर क्या हुआ? राक्षसों की गुफाएं कहाँ चली गईं? जुवानहुआंग संप्रदाय के कई अनुयायी हैरान रह गए। आखिरकार उनके जन्म के बाद से ही दानव गुफाएं गहरे पीले क्षेत्र का हिस्सा रही हैं। इतनी बड़ी गुफा बिना किसी निशान के गायब नहीं हो सकती। ऐसी अनोमली के सामने आने के लिए कुछ तो हुआ होगा। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि सिर्फ जमीन के नीचे का शैतान का अड्डा ही गायब नहीं हुआ, अलग अलग जगहों पर फैली बुरी आत्माएं भी गायब हो गई हैं, और बड़े जंगलों की गहराई में छिपे भूतिया इलाके और भूतिया देश भी पूरी तरह से गायब हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे सब रातों रात गायब हो गए। आखिर यह किसने किया? कुछ लोगों ने देखा कि दुनिया में भटकती बुरी आत्माएं बिना किसी निशान के गायब हो गईं। जुवानहुआंग संप्रदाय के शासन को खतरा नहीं पहुंचा सकती, लेकिन वे मच्छरों की तरह हैं, बेरहम और कभी न खत्म होने वाली। जब तक इंसान साधक रहेंगे, तब तक बुरी आत्माएं भी रहेंगी। आमतौर पर जब भी कोई बुरी आत्माएं पैदा होती हैं, तो वे कुछ जगहों पर खून खराबा मचाती हैं। इससे जुवानहुआंग संप्रदाय के लिए सिरदर्द बन गया, क्योंकि इन बुरी आत्माओं को लगातार खत्म करने के लिए उन्हें हमेशा बड़ी संख्या में एनफोर्समेंट टीम भेजनी पड़ती थी। लेकिन अब वे बुरी आत्माएं जिन्होंने कभी पूरी दुनिया को तबाह कर रखा था, बिना किसी निशान के गायब हो गई हैं। पूरी दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी भी ज्यादा प्योर होने लगी है। ये बहुत ही इनक्रेडिबल है। पूछने की जरूरत नहीं है, जिसने ये किया है वह संप्रदाय का गुरु है। सेक्ट के मास्टर ने इन सभी मॉन्स्टर्स और बुरी आत्माओं को हेल डायमेंशन में भेजने के लिए इमोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब से अंडरग्राउंड डेमन लेयर हमारे गहरे पीले दायरे के इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। जुवानहुआंग संप्रदाय की घोषणा देखी, जिसमें इस मामले की शुरुआत के बारे में बताया गया था। हालांकि ज्यादा डिटेल्ड कंटेंट पता नहीं था और उसका सिर्फ थोड़ा सा जिक्र किया गया था। इससे जुवानहुआंग संप्रदाय के कई साधक पूरी तरह शांत हो गए। वैसे भी चूंकि यह सेक्ट के मास्टर का एक्शन था, इसलिए यह सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। नर्क, क्या यह मौत की मशहूर दुनिया नहीं है? ये सच में मौजूद है। जुवानहुआंग संप्रदाय के कई साधक काफी हैरान थे। वे जानते थे कि सेक्ट के मास्टर की साधना समझ से परे, लगभग सर्वशक्तिमान थी। आज तक जुवानहुआंग सेक्ट का विकास मास्टर की दिव्य शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन वे इस बात से और भी हैरान थे कि मशहूर नर्क की दुनिया सच में मौजूद थी, वह समझ से परे थी। हाँ, मुझे लगा कि यह सिर्फ मनगढ़ंत बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। आखिरकार यह मौत की दुनिया है। ये नॉर्मल है कि आम लोग इसे नहीं ढूंढ पाते। शायद केवल संप्रदाय के गुरु जैसी महान दिव्य शक्ति ही नरक की दुनिया को खोज सकती है। अगर ऐसा है, तो मरने के बाद क्या वह जगह नरक नहीं होगी? सबने उत्सुकता से चर्चा की। सभी बहुत उत्सुक थे। पहले वे सब सोचते थे कि नरक सिर्फ एक मनगढ़ंत जगह है जो हो ही नहीं सकती। किसे पता था कि इस अनाउंसमेंट से बहुत सारा कंटेंट सामने आएगा। ऐसा लगा कि इस दुनिया में सच में हेल डायमेंशन मौजूद है। उन्हें बस यह नहीं पता था कि मास्टर किस तरीके से हेल डायमेंशन से बातचीत कर पाया। भूल जाओ, इस बारे में बात करने का क्या फायदा। हमारी साधना को देखते हुए, भले ही हमें पता हो कि नरक का डायमेंशन कहाँ है, हम शायद अभी भी वहां नहीं जा सकते। हाँ, हम बस इतना ही कह सकते हैं कि सेक्ट के मास्टर की दिव्य शक्ति सच में कमाल की है ना? अगर ऐसा है, तो क्या हमारे जुवानहुआंग सेक्ट का अंडरग्राउंड डेमन लेयर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा? हम भविष्य में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने का एक तरीका खो देंगे। कोई बड़ी बात नहीं। अंडरग्राउंड डेमन लेयर के अलावा हमारे पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्ट का मास्टर शायद चाहता है कि हम अपनी एनर्जी दूसरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स पर फोकस करें,
इसलिए उसने अंडरग्राउंड डेमन लेयर के छिपे हुए खतरे को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया, जो जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। जुआनहुआन संप्रदाय के कई साधकों ने अंदाजा लगाया कि इस बार गुरु का इरादा क्या था। किसी भी हाल में अंडरग्राउंड डेविल लेयर के गायब होने का गहरे पीले दायरे पर गहरा असर पड़ा। फिर भी जुआनहुआन संप्रदाय हमेशा की तरह विकसित होता रहा। ये बस एक छोटी सी बात थी, असल में कोई बड़ी बात नहीं थी। ... कुछ दिनों के बाद झो सुई ने अपने खून की एक एक बूंद को हजारों ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स में आसानी से मिला दिया। इससे उसमें तुरंत हजारों नरक के आयाम जुड़ गए, और ये नरक के आयाम लगातार उन भूतों और राक्षसी जीवों को खाते रहते हैं जो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में पैदा हुए थे। साथ ही वे इन मरे हुए और अंधेरे जीवों की ओरिजिन एनर्जी को भी खींच लेते हैं। जब वे गायब हो जाते हैं तो वे नरक की डायमेंशन में मिल जाते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं। इस प्रकार झो सुई के अंदर का अविनाशी पदार्थ भी लगातार बढ़ता रहता है। इससे उनकी साधना को बहुत बढ़ावा मिलता है, जिससे उनकी प्रैक्टिस की स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ ड्रैगन एलिफेंट गू की तरक्की से मुझे इतने फायदे होंगे। गू कीड़ों की तरक्की से भी हैरान करने वाले बदलाव आएंगे। झो सुई काफी उम्मीद लगाए हुए था। गू कीड़ों के अपने ऊपर आने से अपनी काबिलियत में आए बदलाव और बढ़ोतरी को महसूस करता रहा। पहला था ड्रीम सोल गू, जो 13वें क्रम के निचले ग्रेड के दायरे में पहुंच गया था। ड्रीम सोल गू 13वें ऑर्डर लोअर ग्रेड तक आगे बढ़ गया है, और ऐसा लगता है कि ड्रीम रेलम का साइज 10,000 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। इसमें कारण कार्य के सिद्धांत को भी शामिल किया गया, लेकिन नाइटमेयर मार्क वाले सभी जीव कॉजलिटी की लाइनें बना सकते हैं। उनके बीच का कनेक्शन और भी गहरा है। गू की शक्ति में बदलाव महसूस कर सकता था। उसके द्वारा बनाए गए ड्रीम रेलम का क्षेत्र 10,000 गुना से ज्यादा बढ़ गया था, जिससे अमर दुनिया में और विस्तार हो सका। इससे भी जरूरी बात यह है कि इससे बने नाइटमेयर मार्क्स ने उनके बीच के कनेक्शन को और गहरा बना दिया। पहले दुनिया या दुनिया में रुकावट की वजह से कनेक्शन टूट जाता था, लेकिन अब ऐसी स्थितियां नहीं आती। जब तक कोई जगह कॉजलिटी से कट नहीं जाती, नाइटमेयर इम्प्रिंट ड्रीम रियल में लॉग इन कर सकता है। एक तरह से ये 2G सिग्नल से 5G सिग्नल तक का विकास है। सिग्नल बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। गू की ग्रेट कर्सिंग स्किल, साथ ही झूठ को हकीकत में बदलने जैसी अमर कलाओं की शक्ति में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि गोल्डन इमोर्टल रेलम के गू कीड़ों से उम्मीद की जाती है, हर एक बहुत शक्तिशाली है। अपने शरीर पर दूसरे 13 स्टेज गू कीड़ों की काबिलियत महसूस करता रहा। इसके बाद क्लोन गू था, जो 13 स्टेज लोअर ग्रेड में आगे बढ़ा। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद ये पहले की तुलना में ज्यादा क्लोन बना सकता है, और ग्रेट रिप्लेसमेंट स्किल की पावर भी और बढ़ गई है। वाइनबर्ग ने 13 स्टेज लोअर ग्रेड में भी कदम रखा, और अब ये गोल्डन इमोर्टल लेवल की इमोर्टल वाइन बना सकता है। इसके शरीर पर मौजूद लाइफ बाउंड इमोर्टल टेक्निक ग्रेट मेल्टिंग फनेस टेक्निक अब दुनिया की हर चीज को गला सकती है, यहाँ तक कि डाओइस्ट मॉन्स्टर्स को भी इससे इमोर्टल वाइन में बदला जा सकता है। इसे रिफाइन करने में थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन यह अभी भी किया जा सकता है, और फनेस की पावर एक हैरान करने वाले लेवल पर पहुंच गई है। गोल्ड ईटर मदर बग भी 13 स्टेज लोअर ग्रेड में आगे बढ़ गया है। ये और ज्यादा गोल्ड ईटिंग बग्स को पाल सकता है, एक बड़ा झुंड बना सकता है, जिससे यह एक भयानक प्राकृतिक आपदा बन सकता है। इसके ग्रेट डिवोरिंग स्किल की पावर में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये लगभग सब कुछ खा जाता है, और खाए गए मटेरियल को गोल्ड ईटिंग बग्स में मिला सकता है, जिससे वे अजेय और अविनाशी हो जाते हैं। एक बार जब अनगिनत गोल्ड ईटिंग बग्स दिखाई देते हैं, तो वे एक ब्लैक होल की तरह सब कुछ खा सकते हैं। गोल्डन लाइफ थाउजेंड पॉइजन गू 13 स्टेज लोअर ग्रेड में आगे बढ़ा, और गोल्डन इमोर्टल लेवल का गू कीड़ा बन गया। इसकी अंदरूनी जगह और बढ़ गई है, जो बहुत ज्यादा जहर रखने में सक्षम है, जिससे जहर का एक बहुत बड़ा समुद्र बन गया है। इसके साथ ही इसके शरीर पर मौजूद ग्रेट पॉइजन स्किल की ताकत और भी ज्यादा भयानक हो गई है। गोल्डन इमोर्टल लेवल पर ग्रेट पॉइजन स्किल दुश्मन पर कॉजल ऑरा को टारगेट कर सकती है, और कॉजलिटी की लाइन के साथ जहर भी दे सकती है, जिससे अक्सर दुश्मन चुपचाप जहर के आगे झुक जाता है और बुरी तरह मर जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि ग्रेट पॉइजन स्किल की पावर बहुत बढ़ गई है। कहने की जरूरत नहीं है, टेलीपोर्टेशन इंसेक्ट भी 13 स्टेज लोअर ग्रेड में आगे बढ़ गया है। इसकी लाइफ बाउंड इमोर्टल टेक्निक ग्रेट इंस्टेंटेनियस मूवमेंट आर्ट और यूनिवर्स इन द स्लीव अब और भी ज्यादा खतरनाक है, जिससे और भी ज्यादा दूरी तक टेलीपोर्टेशन किया जा सकता है। एक बार स्लीव में इमोर्टल आर्ट यूनिवर्स कास्ट हो जाने के बाद ये गोल्डन इमोर्टल लेवल से नीचे के प्राणियों को आसानी से कैद कर सकता है।
दुश्मन आज्ञाकारी तरीके से फंस जाएंगे, हिल नहीं पाएंगे, जैसे किसी जगह की जेल में घुस गए हों। ऑब्जेक्ट सर्चिंग गू, रॉबरी थंडर वर्म, मेडिसिन गू, गोल्डन सिकाडा गू, स्प्रिंग ऑटम गू और अन्य गू कीड़े भी गोल्डन इमोर्टल रेल में आगे बढ़ गए हैं और उनकी क्षमताओं को बहुत बढ़ावा मिला है। हालांकि उन्होंने किसी भी नई अमर कला को विकसित नहीं किया है। ये बुक वर्म और एरे हॉट गू के लिए बहुत बुरा है क्योंकि वे अभी भी 13 स्टेज हाई ग्रेड पर अटके हुए हैं और 14वें स्टेज तक आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक बहुत बड़ी रुकावट है। सही मौके के बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। बेशक आगे बढ़ने में सबसे आसान अभी भी एरे हॉट गू है, लेकिन पिछले हजारों सालों से झो सुई अकेलेपन में रहा है, गोल्डन इमोर्टल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और उसके पास ग्रेट लुओ लेवल की बनावटों को खोजने के लिए फेदर गेट पर जाने का समय नहीं है। एक बार जब उसे ग्रेट लुओ लेवल का फॉर्मेशन मिल जाएगा तो एरे हॉट गू को आगे बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए झो सुई जल्दी में नहीं है, क्योंकि भले ही एरे हॉट गू 14वें स्टेज तक आगे बढ़ जाए, लेकिन ग्रेट लुओ लेवल का फॉर्मेशन बनाना आसान काम नहीं है और इसके लिए छठे स्टेज की इमोर्टल वेन की भी जरूरत होती है। समस्या यह है कि अमर दुनिया में भी छठे स्टेज की अमर नस को ढूंढना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए चुस्टेट कॉन्टिनेंट में केवल एक छठे स्टेज की अमर नस है। इस छठे स्टेज की अमर नस पर भी फेदर गेट है, इसलिए अनगिनत सालों में सिर्फ फेदर गेट ही एक ग्रेट लुओ सेक्ट बन गया है और किसी दूसरे सेक्ट के पास कोई ताकत नहीं है। साथ ही सिर्फ एक छठे स्टेज की अमर नस के साथ बड़े ह्यूमन टेरिटरी के लिए इसे रिसोर्स की कमी वाला बड़ा राज्य माना जाता है, जो जाहिर है कि दूसरे ग्रेट लुओ फोर्स या अमर किंग फोर्स का पसंदीदा नहीं है। तो फेदर गेट अनगिनत सालों से चूस्टेट पर सुरक्षित रूप से कब्जा कर पाया है। इसकी स्थिति लगभग अटल है। इन गू कीड़ों में सबसे बड़ा बदलाव अभी भी फॉर्चून क्यू गू में है। 13 स्टेज लोअर ग्रेड में आगे बढ़ने के बाद इसने अचानक एक नई अमर कला को बढ़ावा दिया। झो सुई ने अपनी नजर अपने आखिरी गू की फॉर्चून क्यू ई गू पर डाली। यदि 12वें चरण फॉर्चून क्यू गू ने फॉर्चून की अमर कला आभा को पोषित किया, तो 13वें चरण फॉर्चून क्यू गू ने कारण के सिद्धांत के साथ एकीकृत होने पर एक बिल्कुल नई अमर कला को पोषित किया है, जिसका नाम है दिव्य सिंहासनारोहण। इसमें कोई शक नहीं कि यह अमर कला दूसरे साधकों को दिव्य पद दे सकती है। आप जानते हैं, फॉर्चून क्यू गू पूरे इंसानी खानदान की कभी न खत्म होने वाली दौलत इकट्ठा करता है, लेकिन इतनी बड़ी दौलत का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जवाब में देवत्व की अमर कला का जन्म हुआ। एक बार इस अमर कला का इस्तेमाल करने के बाद कई दिव्य पद दिए जा सकते हैं। दिव्य पद पाने के बाद इंसानी साधक इंसानी कुल के भाग्य का हमेशा रहने वाला आशीर्वाद पा सकते हैं। बेशक उन्हें संबंधित जिम्मेदारियां भी उठानी होंगी। अगर वे भगवान के पद की जिम्मेदारियों को तोड़ते हैं तो उन्हें सजा मिलेगी, किस्मत का बुरा असर होगा जिससे उनकी मौत हो जाएगी और वे गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तो वे इंसानी कुल के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं और इंसानी कुल की किस्मत को बेहतर बना सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। दिव्य पद पाने के लिए व्यक्ति को अमर बनना होगा। केवल एक अमर ही दिव्य पद से मिलने वाले अपार सौभाग्य को सहन कर सकता है। बेशक यह अमर तकनीक न केवल देवता बना सकती है, बल्कि आधिकारिक उपाधि भी दे सकती है। इन मॉर्टल्स से नीचे के मॉर्टल्स के लिए अगर वे जुवानहुआन सेक्ट में अलग अलग ऑफिशियल पोजीशन रख सकते हैं, जैसे किसी खास शहर का सिटी लॉर्ड या किसी खास दुनिया का वर्ल्ड लॉर्ड बनना, तो वे भी ऑफिशियल टाइटल पा सकते हैं। एक बार ऑफिशियल टाइटल मिलने के बाद उन्हें इंसानी कबीले की किस्मत का आशीर्वाद मिलेगा और वे किसी जगह की किस्मत को भी मोबिलाइज कर सकते हैं, जिससे इंसानी अधिकारियों की ताकत में ज्योमेट्रिक बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म कल्टिवेटर किसी शहर का सिटी लॉर्ड बन जाता है, तो किस्मत की मदद से उसके लिए अपने लेवल से आगे की चुनौती देना मुश्किल नहीं है और वह गोल्डन कॉ को भी दबा सकता है। जुवानहुआन संप्रदाय और इंसानी कबीले में बड़े बदलाव आएंगे। झो सुई ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। जुवानहुआन संप्रदाय और इंसानी कबीले की किस्मत के साथ इसके पूरी तरह जुड़े होने को महसूस कर सकता था, जो सच में अनगिनत रहस्य के साथ शान और नुकसान में हिस्सा ले रहा था। इसके अलावा किस्मत के पर्दे के नीचे सभी बुरी आत्माओं के पास भागने की कोई जगह नहीं होती। असल में भगवान का दर्जा पाना या ऑफिशियल टाइटल देना काफी आसान है। इस अमर तकनीक का इस्तेमाल करके एक के बाद एक दिव्य मुहर, एक के बाद एक आधिकारिक मुहर को बेहतर बनाना है, जिसे फिर साधक बेहतर बनाएंगे और जब दोनों मिल जाएंगे तो वे दिव्य पद और आधिकारिक उपाधियां पा सकेंगे। इसका मतलब है कि मुझे कई दिव्य मुहरों और आधिकारिक मुहरों को बेहतर बनाने की जरूरत है।
जैसे ही मैं सबसे बड़ी दिव्य मुहरों को कंट्रोल करता हूँ, मैं एक सबसे बड़ा स्वर्गीय सम्राट बन जाता हूँ, जो सभी देवताओं की किस्मत को कंट्रोल करता है। झो उसुई की आंखों में चमक आ गई। वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। उन्हें लगता है कि इमोर्टल रियल्म हेवनली कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म काफी अच्छा है, लेकिन आमतौर पर इमोर्टल रियल्म हेवनली कोर्ट कुछ एक काउंसिल जैसा है, जिसे अलग अलग इमोर्टल राजा कंट्रोल करते हैं। असल में हेवनली कोर्ट का कोई एब्सोल्यूट कंट्रोलर नहीं है। अगर कुछ होता है तो भी अमर राजाओं के बीच सलाह मशवरा करना जरूरी है। कभी कभी अगर अमर राजाओं के हितों में तालमेल नहीं हो पाता तो अंदरूनी लड़ाई या हिंसक झगड़े भी हो सकते हैं। इस तरह स्वर्गीय दरबार टूट गया। अच्छी बात यह है कि अभी भी डेमन क्लैन, द प्रिजन क्लैन, डेमन क्लैन, ट्रू स्पिरिट अलायंस और दूसरे सुपर क्लैन साइड से ध्यान से देख रहे हैं। नहीं तो इंसानों के बीच हितों को लेकर अंदरूनी झगड़े बहुत पहले ही शुरू हो गए होते। एक खास नजरिए से इस तरह की अंदरूनी लड़ाई अमर मानव कबीले के विकास में भी रुकावट डालती है। ये पूरे मानव कुल को एक नहीं कर सकता। गू की शक्ति का इस्तेमाल करके एक दिव्य पोजीशन सिस्टम बनाया जाए तो ये पूरे हेवनली कोर्ट को एक कर सकता है, जिससे पावर का असली सेंट्रलाइजेशन हो सकता है। बिखरे हुए ह्यूमन टेरिटरी को पूरी तरह से एक करना। इस तरह मानव कुल की शक्ति निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। वैसे अब मुझ पर मौजूद लग गोल्डन ड्रैगन की लंबाई 100 लाइट ईयर तक बढ़ गई है। झो उसुई को अपने दिल में हलचल महसूस हुई। गू की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने तुरंत एक सुनहरा लग गोल्डन ड्रैगन को गहरे पीले दायरे के ऊपर घूमते हुए देखा। उसका शरीर बहुत बड़ा था, रोशनी वाले एक बड़े ड्रैगन की तरह। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से बना था। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर पर घने भाग्यशाली निशान उभर आए हों। इस लक गोल्डन ड्रैगन पर धुंधले ढंग से इंसानों की अनगिनत आकृतियां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे अनगिनत इंसानों की किस्मत उसके शरीर में आकर मिलती है और इस तरह फिर ड्रैगन बनता है। इसके शरीर की लंबाई पिछले 1 लाइट ईयर से बढ़कर 100 लाइट ईयर हो गई है। ये बहुत ही हैरान करने वाली किस्मत है। इस तेजी से बढ़ोतरी का कारण जाहिर है कि कुछ हद तक मॉर्टल वर्ल्ड है, जिसने 1000 ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स पर जीत हासिल की है और साथ ही आबादी भी ज्योमेट्रिकली बढ़ी है। बहुत सारे इंसानों के जन्म ने इंसानी कबीले और जुवानहुआन संप्रदाय की ताकत को हैरानी की बात है कि बढ़ा दिया है। जुवानहुआन संप्रदाय के उन सच्चे अमर लोगों की वजह से है जो अमर दुनिया में तस्करी करके आए हैं। सिर्फ सच्चे अमर दिखने के बावजूद, लेकिन इमोर्टल वर्ल्ड में स्मगलिंग के बाद वे इमोर्टल वर्ल्ड की अलग अलग बड़ी ताकतों में शामिल हो गए और इन ताकतों के जरूरी सदस्य बन गए। इनमें से कई सच्चे अमर लोगों को अमर दुनिया की सेनाओं के बड़ों का साथ मिला है और वे उनके सच्चे शिष्य बन गए हैं। इस वजह से जुवानहुआन संप्रदाय का हर सच्चा अमर किस्मत का बच्चा बन गया है और उसे बहुत ज्यादा किस्मत मिली है। जुवानहुआन संप्रदाय की किस्मत भी बढ़ गई है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण अभी भी झो उसुई की खेती को बढ़ाना है। आखिरकार इस दुनिया में अपनी महानता अक्सर बाकी सब चीजों से ज्यादा जरूरी होती है। आमतौर पर हाई एंड कॉम्बैट पावर सभी समस्याओं को हल कर सकती है। जब झो उसुई गोल्डन इमोर्टल दायरे में आगे बढ़ा तो उसकी शक्ति ज्योमेट्रिकली बढ़ गई, जो जुवानहुआन सेक्ट में अनजान संख्या में गोल्डन इमोर्टल्स को जोड़ने के बराबर थी। एक तरह से ग्रेट लुओ सेक्ट की तुलना में भी यह अलग नहीं है। नतीजतन स्वाभाविक रूप से जुवानहुआन संप्रदाय की किस्मत बढ़कर 100 प्रकाश वर्ष हो गई। महीनों बाद जुवानहुआन संप्रदाय के शासन में ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स में चुपचाप नजर न आने वाले बदलाव होने लगे। तियानिक्सिन वर्ल्ड, उलान सिटी। ये तियानिक्सिन दुनिया का एक हाई लेवल शहर है जिसकी आबादी 100 अरब से ज्यादा है। इस शहर पर राज करने वाला एक कल्टीवेटर ऑफ द वॉइड रिफाइनिंग है। उसका नाम दाइफान की है। जुवानहुआन सेक्ट के इनसेक्ट डिसाइपल के तौर पर वह काफी टैलेंटेड है और यहाँ सिटी लॉर्ड के तौर पर उन्हें एक अच्छा करियर पाथ माना जाता है, कम से कम सुरक्षित और ज्यादा खतरे से मुक्त। अगर वह ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा कर लेता है तो उसे प्रमोट किया जा सकता है। बाहर जिंदा रहने के लिए लड़ रहे लूज कल्टीवेटर्स की तुलना में ये स्थिति बहुत बेहतर है। एक सिटी लॉर्ड की सैलरी ही उसकी रोज की खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। जुवानहुआन संप्रदाय के कई शिष्य शहर के लॉर्ड बनने के लिए बाहर भेजे जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इतनी अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद कम है, इसलिए वह बहुत संतुष्ट है। बूम टिल्ड। इसी समय दाइफानकी को अचानक जुवानहुआन सेक्ट मास्टर से भेजी गई एक रहस्यमयी ऑफिशियल सील मिली, जो पूरी तरह से लाल थी, क्यूबॉइड शेप की थी, लगभग मुट्ठी जितनी बड़ी थी, जिस पर घने और मुश्किल आसमानी निशान खुदे हुए थे,
जो गहरे और समझ से परे थे। एक नजर में ही यह साफ हो जाता है कि यह कोई आम जादुई चीज नहीं है। क्या बात है! दाई फान की ऑफिशियल सील को देखते हुए बहुत हैरान हुआ। उसे अंदर से लगा कि यह कोई खास जादुई चीज है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका मकसद क्या है। उन्होंने बुक इमोर्टल से पूछताछ करने के लिए तुरंत ड्रीम रेल में लॉग इन किया। आखिरकार बुक इमोर्टल पिछले जन्म के बाइडो की तरह है, अलग अलग जानकारी पूछने का एक सोर्स। जुआनहुआन सेक्ट के इनसेक्ट डिसाइपल और वॉइड रिफाइनिंग के कल्टीवेटर के तौर पर उनका एक्सेस लेवल नेचुरली हाई है। इस तरह वह खुद को अंधेरे में रखे बिना बहुत सारी जरूरी जानकारी हासिल कर पाया। ये सेक्ट मास्टर द्वारा रिफाइन की गई ऑफिशियल सील है। जब तक आप इस ऑफिशियल सील को बेहतर बनाते हैं, आप किसी डोमेन की किस्मत और ताकत को कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी तरह से इस जमीन का मालिक बनना, जहां अनगिनत रहस्यों को खोजना है। यह एक खास जादुई चीज है जिसे सेक्ट मास्टर ने जुआनहुआन सेक्ट के राज को मजबूत करने के लिए बेहतर बनाया है। सिर्फ अधिकारी के तौर पर नियुक्त किसान ही ऑफिशियल सील पा सकते हैं। अगर कोई इस्तीफा देता है, तो ऑफिशियल सील अगले वारिस को सौंप दी जानी चाहिए। अमर पुस्तक ने उत्तर दिया, दुनिया में ऐसी कोई जादुई चीज है। ये सच में सेक्ट मास्टर का काम है। ये शब्द सुनकर दाई फानकी को बहुत संतोष हुआ। हालांकि वह इस ऑफिशियल सील के असर के बारे में बहुत साफ नहीं थे, लेकिन कुल मिलाकर क्योंकि इसे सेक्ट मास्टर ने रिफाइन किया था, इसलिए इसके अनगिनत इस्तेमाल हैं और इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये सोचकर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत इस ऑफिशियल सील को रिफाइन कर दिया। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। अगले ही सेकंड दाई फानकी ने तुरंत खुद को ऑफिशियल सील के साथ जुड़ा हुआ पाया और स्वर्ग और पृथ्वी से अनगिनत किस्मत उमड़कर ऑफिशियल सील में बहने लगी। फिर ऑफिशियल सील की पावर लेकर उनकी दिव्य शक्ति अचानक बिना किसी सीमा के फैल गई और आसानी से पूरे उलान शहर को अपने कब्जे में ले लिया, और यहाँ तक कि उसके अधिकार क्षेत्र के कई छोटे शहर भी उनके कंट्रोल में आ गए। उनकी चेतना के सागर की गहराई में साधकों की अनगिनत आकृतियां उभरी। ऐसा लगता था कि सिर्फ एक विचार से ही वह इस जमीन के अनगिनत जीवों को कंट्रोल कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस इलाके के देवता हों। ये कैसे हो सकता है? मेरा दिव्य ज्ञान इतना फैल गया है, आसानी से लाखों किलोमीटर तक फैल गया है। ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। क्या ये सरकारी मुहर की ताकत है? नहीं, ये सिर्फ दिव्य ज्ञान का विस्तार नहीं है। ऐसा लगता है कि इस जमीन की किस्मत और एनर्जी भी मेरे कंट्रोल में है, और सिर्फ एक सोच से मैं बेहिसाब एलिमेंटल एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, जिससे भयानक लड़ाई की ताकत निकल सकती है। अगर कोई यूनियन कल्टीवेटर भी उलान सिटी में मुझसे लड़ना चाहे, तो भी यह नामुमकिन होगा। मैं अब एक ह्यूमनॉइड सेवेंथ ऑर्डर फॉर्मेशन जैसा हूँ। दाई फानकी हैरान रह गई। चीज की ताकत जबरदस्त है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि यह इतनी जबरदस्त होगी। उसकी आम समझ से कहीं ज्यादा, सच में यकीन न करने लायक। इस ऑफिशियल सील को हासिल करने के बाद वह इस जगह के देवता बन गए हैं। कोई भी उसकी समझ और खोज से बच नहीं सकता। बस एक विचार से वह अपने शासन वाले देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए ऑफिशियल सील का इस्तेमाल कर सकता है। ये क्षमता टेलीपोर्टेशन के बराबर है, जो काफी बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है। बुक इमोर्टल, क्या हर सिटी लॉर्ड के पास ऐसी ऑफिशियल सील होती है? दाई फानकी खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। जुआनहुआन संप्रदाय के शासन वाले हर इलाके में एक ऑफिशियल सील अपने आप बन जाएगी। ऑफिस संभालने वाले अधिकारी ऑफिशियल सील को भी बेहतर बना सकते हैं और उस इलाके के डोमिनेंट बन सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल सील की पावर शहर के साइज, इलाके और आबादी से जुड़ी होती है। कुल मिलाकर अगर शहर बड़ा है और जगह ऊंची है, तो ऑफिशियल सील की ताकत और भी ज्यादा हो जाती है। इस ऑफिशियल सील की मास्टरी से इंसान भी बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं और एक तरह के देवता बन सकते हैं। अमर पुस्तक ने उत्तर दिया, अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। इस ऑफिशियल सील के साथ उन बागियों के पास छिपने की कोई जगह नहीं है। जो कोई भी मेरे इलाके में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करेगा, उसे जरूर सजा मिलेगी। दाई फानकी बहुत खुश होकर दिल खोलकर हंस पड़ी। हालांकि जुआनहुआन संप्रदाय अब 1000 ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स को कंट्रोल करता है, लेकिन असल में ये विद्रोही ताकतें अभी भी अंधेरे में छिपी रहती हैं और अक्सर चुपके से अलग अलग विद्रोही और हिंसक कामों की प्लानिंग करती रहती हैं। कभी कभी ये विद्रोही जुआनहुआन संप्रदाय के अनुयायियों की हत्या कर देते हैं। आखिरकार वे पहले तियानिक्सिन दुनिया के अमीर लोगों की एलीट सेना थे, और जब जुआनहुआन संप्रदाय ने उनके इलाके पर कब्जा कर लिया, तो वे जाहिर है इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और लगातार बदला लेना चाहते थे।
क्योंकि जुवानहुआन सेक्ट को इस दुनिया पर कब्जा किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए त्यानिक्सिन दुनिया के बारे में उनकी समझ ज्यादा नहीं है, और ये वहाँ के लोग आसानी से कुछ गुप्त जगहों पर छिप सकते हैं, जिससे जुवानहुआन सेक्ट के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जुवानहुआन संप्रदाय के कई अनुयायी सिर्फ आंखें मूंद सकते हैं, बिल्कुल मच्छरों की तरह। हालांकि यह बहुत परेशान करने वाला है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग हमेशा छिपकर काम करते हैं। उनका जुवानहुआन संप्रदाय का सीधे सामना करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि अब चीजें अलग हैं। इस ऑफिशियल सील को मास्टर करने के बाद वह इस इलाके में एक देवता के बराबर हो जाता है। इस इलाके में घुसने की कोशिश करने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति को रात में जुगनू की तरह साफ साफ महसूस किया जाएगा। इससे भी जरूरी बात यह है कि इस ऑफिशियल सील की वजह से वह दुश्मनों को पहचान सकता है और तुरंत उन तक पहुंच सकता है। दुश्मन की कोई भी साजिश वह पहले ही पल में नाकाम कर देगा। इसके फायदे तो साफ हैं। ये बिल्कुल एक अनोखी जादुई चीज है। बुक इम्मोर्टल, अगर ऐसा है तो क्या उलान शहर छोड़ने पर सील की ताकत खत्म नहीं हो जाएगी? दाई फान की इस बात के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। उन्हें हमेशा लगता था कि इस ऑफिशियल सील में काफी कमियां हैं और इसे हमेशा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सही है, सील की शक्ति सच में खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए, उलान शहर की सील की रेडिएशन रेंज सिर्फ उलान शहर के अंदर ही है और दूसरी जगहों तक नहीं पहुंच सकती। द बुक इम्मोर्टल ने भी इस बात को माना है। अच्छा ऐसा है। ये सुनकर दाई फानकी को थोड़ा अफसोस हुआ। चीज की शक्ति का इस्तेमाल कहीं भी किया जा सके तो क्या वह अजय नहीं हो जाएगा? लेकिन फिर भी जब तक वह उलान शहर में रहेंगे वह एक जबरदस्त पहचान बनाए रखेंगे। यहाँ तक कि एक यूनियन कल्टीवेटर भी उसके सामने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। सिर्फ यही बात इस सील के भयानक रूप को दिखाने के लिए काफी है, जो लगभग एक अमर कलाकृति की तरह है। अगर उसने सील की शक्ति का खुद अनुभव न किया होता तो उसे यकीन नहीं होता कि दुनिया में ऐसी जादुई चीज मौजूद है। बुक इम्मोर्टल, अगर ऐसा है तो क्या ऊंचे लेवल की सील नहीं होंगी? दाई फानकी को तुरंत यह बात याद आ गई। आखिरकार वह इस ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में अकेला सिटी लॉर्ड नहीं है। उनसे ऊंचे ऑफिशियल रैंक वाले बहुत से लोग हैं। अगर उसे भी ऑफिशियल सील मिल सकती है तो दूसरों को कितनी ज्यादा मिलेगी? हाँ, सही है, ऑफिशियल सील के ग्रेड अलग अलग होते हैं। न केवल सभी बड़े सिटी लॉर्ड्स के पास अपनी अपनी सील होती है, बल्कि आम अधिकारियों के पास भी सील होती है। यहाँ तक कि ऊंचे पद वाले मिलिट्री अधिकारियों के पास भी ऐसी ही जादुई चीजें होती हैं। संक्षेप में, यह एक पूरा सिस्टम है। सेक्ट के मास्टर जुवानहुआन सेक्ट के अलग अलग इलाकों की रक्षा के लिए अधिकारी दे सकते हैं। जब तक ऑफिशियल सील रहेगी, ऑफिस में बैठा कोई भी व्यक्ति किसी इलाके की रक्षा कर सकता है। इस दुनिया की सुरक्षा की रक्षा करना, अमर पुस्तक ने सीधे सीधे कहा। साफ है, देवत्व की अमर कला के आने से जुवानहुआन संप्रदाय का सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा, जिससे उथल पुथल मच जाएगी और यह अलग अलग दुनियाओं को भी पूरी तरह से मिला देगा। जुवानहुआन संप्रदाय के लिए सरकारी मुहर सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑफिशियल सील का होना हमेशा रहने वाली पावर की मौजूदगी को दिखाता है। भले ही वे अच्छे किसान न बना पाएं, फिर भी सरकारी मुहर की ताकत जमीन की रक्षा कर सकती है। तो क्या हम अधिकारी जुवानहुआन संप्रदाय को जादुई कलाकृतियों को बेहतर बनाने में मदद नहीं कर रहे हैं? चीजों के मालिक भी नहीं हैं। ये सुनकर दाई फानकी को तुरंत सेक्ट मास्टर का प्लान समझ आ गया और वह साफ तौर पर पहचान गया कि वे सिर्फ टूल हैं, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक के बाद एक सील को बेहतर बना रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा, ये सील कभी न टूटने वाली जादुई चीजों में बदल जाएंगी और उनकी ताकत लगातार बढ़ती जाएगी। भले ही ये लोग मर जाएं या कहीं और चले जाएं, जब तक कोई आकर इस जगह पर कब्जा कर सकता है, सील पर कब्जा करके वे इस जगह के शासक बन सकते हैं। यह उस जमीन का लोकल देवता बनने जैसा है। वास्तव में यह इस तरह से भी समझा जा सकता है। हालांकि आप इससे बहुत ज्यादा फायदे भी उठा सकते हैं। सील को ठीक करने के बाद आपको इस जगह के भाग्य का आशीर्वाद मिलेगा। खेती की क्षमता पहले से कई गुना, यहाँ तक कि 10 गुना ज्यादा होगी और रुकावटों को दूर करने की संभावना भी ज्यादा होगी। दूसरे शब्दों में, सिर्फ 100 साल के लिए अधिकारी बनना सैकड़ों साल की कड़ी मेहनत के बराबर है। द बुक इम्मोर्टल ने कुछ फायदों के बारे में बताया। आखिरकार, अगर किसी को किसी जगह की किस्मत का बचाव मिल जाए तो खेती में तरक्की अपने आप तेजी से होगी। अनगिनत किसान सही जगह पाने और मुहर बनाने में माहिर होने के लिए जी जान से लड़ते थे। क्या सच में ऐसे फायदे हैं?
ऐसे में क्या सिटी लॉर्ड्स और अधिकारियों जैसे पदों के लिए कड़ा मुकाबला नहीं होगा? दाई फानकी के शिष्य सिकुड़ गए। वह मूर्ख नहीं था और उसे तुरंत एहसास हो गया कि भविष्य में सरकारी पदों की कितनी मांग होगी। सच कहूं तो अलग अलग जगहों पर ऑफिशियल पोजीशन लेना पहले से ही एक अच्छी पोजीशन मानी जाती थी, लेकिन असली खेती करने वाले जीनियस के लिए भी यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि एक बार जब आप कोई ऑफिशियल पद ले लेंगे तो आप कई छोटी मोटी बातों में फंस जाएंगे। उस समय यह आपकी खेती में रुकावट डाल सकता है, जो पूरी तरह से उल्टा असर करेगा। कम फायदों के लिए सरकारी पद लेने के बजाय क्यों न अपनी गुफा में रहकर मेहनत से प्रैक्टिस की जाए। आखिरकार अमरता का रास्ता पाना ही जुवानहुआन संप्रदाय के कई शिष्यों का सबसे पसंदीदा लक्ष्य है। असल में ऑफिशियल सील के दिखने से ही जुवानहुआन सेक्ट में बहुत हलचल मच गई है। शुवानहुआन संप्रदाय के कई अंदरूनी शिष्यों और यहाँ तक कि सच्चे शिष्यों ने भी अलग अलग इलाकों में ऑफिशियल पद लेने के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन एप्लीकेंट्स की बहुत ज्यादा संख्या के कारण इंतजाम करने से पहले और जांच की जरूरत है। द बुक इमोर्टल ने समझाया। इसमें कोई शक नहीं कि जब ऑफिशियल सील को बेहतर बनाने के फायदे फैले तो जुवानहुआन सेक्ट के कई साधक बहुत खुश हो गए। एक तरह से ऑफिशियल सील खेती में मदद करने वाला एक बड़ा टूल है। ऐसा जादुई खजाना कौन नहीं पाना चाहेगा? अगर वे सिर्फ टूल के तौर पर भी काम करें, ऑफिशियल सील को बेहतर बनाने में मदद करें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इससे उन्हें काफी लाभ भी मिल सकता है। इसलिए ऐसे पदों पर स्वाभाविक रूप से कड़ा मुकाबला होता है। ये कहते हुए किस्मत से मैंने उलान शहर का सिटी लॉर्ड बनने के लिए समय पर अप्लाई कर दिया। अगर मैं थोड़ा देर से आता तो मुझे डर है कि यह पोजीशन मेरी नहीं होती। दाई फानकी को बहुत राहत मिली। उन्हें लगा कि उनकी किस्मत चमक गई है, क्योंकि वे कुछ ही साल सिटी लॉर्ड रहे थे और अब इत्तेफाक से उन्हें ऑफिशियल सील मिल गई है। यह मेरे लिए बस भगवान की मदद थी। अगर खेती की क्षमता बढ़ जाए तो भविष्य में अमरता पाने की संभावना हो सकती है। लेकिन एक बात मुझे आपको याद दिलानी है, ऑफिशियल सील की पावर शहर के आपके शासन से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। अगर उलान शहर आर्थिक रूप से तरक्की करता है, उसकी आबादी ज्यादा है, कई ऊंचे लेवल के किसानों को बढ़ावा मिलता है और अच्छे शासन और एक अच्छे समाज के साथ उसकी किस्मत अच्छी है, तब ऑफिशियल सील की ताकत और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और आप ज्यादा ताकत लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप इस जगह को गुस्से से भर देंगे तो आपको किस्मत का भी नुकसान होगा। तो ऑफिशियल सील पर महारत हासिल करना सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, यह एक ड्यूटी भी है। बेशक अगर लोकल लोग आपके बारे में शिकायत करते हैं जिससे यहाँ की किस्मत खराब होती है, तो आप बहुत जिम्मेदार होंगे। बुरे से बुरे हाल में जेल और सबसे अच्छे हाल में फांसी। अमर किताब ने याद दिलाया। आखिरकार कई लोग जब उनके पास बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है तो वे खुद को खोने लगते हैं और लापरवाही से काम भी करने लगते हैं। जुवानहुआन संप्रदाय के साधकों को पहले से चेतावनी देने की जरूरत है ताकि वे गलत रास्ते पर न जाएं। बेशक ड्रीम रेल्म की निगरानी में दुनिया भर के इन अधिकारियों के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो इसकी रिपोर्ट ड्रीम रेल्म के जरिए की जा सकती है और समस्याओं को तुरंत हल किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अब ये कहावत नहीं रही कि पहाड़ ऊंचा है और सम्राट दूर है। जुवानहुआन संप्रदाय द्वारा शासित हर जगह एक गांव के समान दिखाई देती है। हाँ, बुक इमोर्टल। दाई फानकी ने सिर हिलाया। उसका एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था। उन्हें एहसास हुआ कि ऑफिसर बनना आसान नहीं है और इसके लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है। अगर इवैल्यूएशन पास नहीं होता है तो ऑफिशियल सील और पोजीशन छीन ली जा सकती है। उस समय वो एक बड़ा मौका पूरी तरह से खो सकता था। इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें उलान शहर के मामलों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वह अब उलान शहर को पहले की तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। ये सोचकर दाई फानकी के दिल में हलचल हुई और उसने तुरंत अपना चैट ग्रुप खोल दिया। उन्हें सबसे पहले पता चला कि उनके जुवानहुआन सेक्ट के शिष्यों का ग्रुप पूरी तरह से टूट गया था। बेशक ऑफिशियल सील के दिखने से जुवानहुआन सेक्ट के कई साधकों में सनसनी फैल गई। हे भगवान, संप्रदाय के गुरु ने असल में ऑफिशियल सील जैसे खजाने को बेहतर बनाया है। जब तक कोई ऑफिशियल सील को बेहतर बनाता है, वे किसी जगह की देखरेख कर सकते हैं और पूरी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी जरूरी बात यह है कि इससे किसी की खेती की स्पीड बढ़ सकती है और रुकावटों को दूर करने में मदद मिल सकती है। ये बस अमरता का रास्ता है। मुझे मत रोको, मैं एक अधिकारी बनना चाहता हूँ।
जुवानहुआन संप्रदाय के एक अंदरूनी संप्रदाय के शिष्य ने उत्साह से ग्रुप में अपना संदेश भेजा। उन्हें लगा कि ऑफिशियल सील का आना जुवानहुआन सेक्ट के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव था। आम साधक भी, जब तक वे ऑफिशियल सील को बेहतर बनाते हैं, जीनियस लोगों के बराबर साधना की स्पीड पा सकते हैं। यही मुख्य कारण है कि यह अनगिनत किसानों को आकर्षित करता है। अरे, क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए ऑफिशियल बन सकते हैं क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं? ऑफिशियल सील आने से पहले आप कहीं भी जाकर ऑफिशियल बन सकते थे, लेकिन अब यह कोई मुश्किल काम नहीं रहा। यह एक डिमांड वाली पोजीशन है। न केवल हम अंदरूनी पंथ के शिष्य, बल्कि सच्चे शिष्य भी ऑफिशियल पद छीनना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी खुद आगे बढ़कर बड़े शहरों में शहर के बड़े पदों पर आना चाहते हैं। हम एक या दो ऑफिशियल पोस्ट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बस एक ख्वाहिश है, ये सच में बहुत मुश्किल है। किसी ने बेबसी से कहा, अगर यह खबर अभी तक सामने नहीं आई होती तो वे पहले से ही ऑफिशियल पोजीशन ले सकते थे और जाहिर है नए लोगों के साथ कंपटीशन से बच सकते थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। बहुत सारे लोग ऐसी पोस्ट के लिए मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के लिए पद सीमित हैं, जिसके लिए सभी को मुकाबला करना होगा। इसे वे हजारों सैनिकों का एक ही तख्ते वाले पुल को पार करना कहते हैं। अनुमान है कि बहुत कम लोग ही सफल होंगे। कई लोगों को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उनकी आंतें हरी हो गईं। काश उन्होंने पहले ही किसी बाहरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया होता, ये जानते हुए कि एक अधिकारी होने के इतने फायदे होंगे। लेकिन अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी है और दुनिया में कोई अफसोस की दवा नहीं है। खुशकिस्मती से मैं पहले ही उलान शहर का सिटी लॉर्ड बन चुका हूँ। नहीं तो मुझे दूसरे सीनियर और जूनियर भाइयों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। ये कंटेंट देखकर दाइफान की बहुत शुक्रगुजार हुई। आखिर वह जानता है कि जुवानहुआन सेक्ट के साधक कितने असाधारण होते हैं। वह बाहरी शहर का सरदार इसलिए बन पाया क्योंकि उन असाधारण लोगों ने उसका मुकाबला नहीं किया। एक बार कंपटीशन होता तो शायद उन्हें यह मौका नहीं मिलता, लेकिन किसी भी हालत में ये सच में उसका सबसे बड़ा मौका है। अगर वह इसे अच्छी तरह से पकड़ लेता है तो भविष्य में अमर होने की उम्मीद है। लेकिन ऑफिशियल सील की ताकत सच में बहुत ज्यादा है। एक बार जब आप ऑफिशियल सील सीख लेते हैं तो आप उस जगह के देवता जैसे बन जाते हैं। आप न सिर्फ किसी जगह की स्थिति को समझ सकते हैं, बल्कि अपने इलाके में किसी भी जगह पर तुरंत जा सकते हैं। मुझे लगता है कि यह पहले से ही एक आम अमर से ज्यादा अलग नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि सेक्ट के मास्टर सच में कमाल के हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसे खजाने को रिफाइन करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया था। किसी ने बहुत इमोशनल होकर कहा, क्योंकि वह पहले ही ऑफिशियल सील की ताकत का अनुभव कर चुका था। एक तरह से उन्हें लगा कि शायद ये किसी अमर कलाकृति से ज्यादा अलग नहीं है। इसके अलावा आम लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। लिमिट बहुत कम थी, जो सच में बहुत बड़ी बात थी। जहां तक मुझे पता है, ऑफिशियल सील को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान आसान नहीं है। वे अमर दुनिया से ताई फाइन गोल्ड लगते हैं। ऐसे इमोर्टल वर्ल्ड मटेरियल को शामिल करने के बाद ऑफिशियल सील लगभग कभी न टूटने वाली हो जाती है। महास्टेज लूज इमोर्टल का पूरा जोर का वार भी इन ऑफिशियल सील्स को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऑफिशियल सील में एक इमोर्टल टेक्निक भी शामिल है, इसलिए इसमें जबरदस्त काबिलियत है। बहुत से लोग ऑफिशियल सील की शुरुआत के बारे में चर्चा कर रहे थे और बातचीत शुरू कर रहे थे, लेकिन आमतौर पर वे बहुत साफ नहीं थे, बस इतना जानते थे कि यह खजाना सच में बहुत खास था। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई आम किसान सुधार सके। जुवानहुआन संप्रदाय का एक अनोखा खजाना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह रहस्य से भरा और समझ से परे है। मुझे लगता है कि इस खजाने के साथ भविष्य में शहर को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा, खासकर वे दूसरी दुनिया के शहर जिन पर अभी अभी कब्जा हुआ है। पहले वे दूसरी दुनिया के लोग चूहों की तरह थे, जो घात लगाने के लिए अंधेरे में छिपे रहते थे। क्योंकि हम दूसरी दुनिया से अनजान थे, इसलिए हम उन्हें वही करने दे सकते थे जो वे चाहते थे। लेकिन अब चीजें अलग हैं। ऑफिशियल सील की ताकत से वे छिपे हुए चूहे अब पूरी तरह से सामने आ गए हैं। अगर वे मेरे इलाके में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करेंगे तो वे जरूर मारे जाएंगे। कोई दिल खोलकर हंसा। उसे लगा कि ऑफिशियल सील को बेहतर बनाने के बाद बाहरी लोगों के लिए उसके इलाके में घुसना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। किस्मत के पर्दे के नीचे सभी भूत और राक्षस पूरी तरह से अपना असली रूप दिखा देंगे। बेशक अगर इस सिस्टम को बढ़ावा दिया गया तो अलग अलग जगहों पर जुवानहुआन सेक्ट का कंट्रोल शायद एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा,
जिससे सेक्ट के राज को फिर कभी खत्म करना नामुमकिन हो जाएगा। ... इस बीच ज़ुआनहुआन पीक पर महिलाएं इकट्ठा हुई और सभी अपने हाथों में दिव्य मुहरों को उत्साह से देख रही थी। इन दिव्य मुहरों को झोउ सुई ने बेहतर बनाया था। उनके दाऊ साथियों के तौर पर उन्हें स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा फायदे मिले, जिसमें कोई शक नहीं था। क्या ये दिव्य मुहर है? इसे निखारने से कोई दिव्य पद पा सकता है, मानव कुल का देवता बन सकता है। जी बिंग्यू ने उत्सुकता से उसके हाथ में दिव्य मुहर को देखा। उसे एहसास हुआ कि यह एक अनोखा खजाना था जिसमें अमर शक्ति थी, सच में अथाह। उसी समय उसका शरीर इस दिव्य मुहर को निखारने के लिए बेसब्री से तरस रहा था। उसके लिए यह बिल्कुल एक अनोखा खजाना था। हाँ, सही है, दिव्य पदों की संख्या सीमित है। पहले आओ पहले पाओ। आप सभी में अलग अलग लेवल का टैलेंट है, इसलिए आपको अलग अलग दिव्य पद मिलेंगे। एक बार जब आप दिव्य पद पा लेंगे तो आप मानव कुल के भाग्य से सुरक्षित रहेंगे। खेती की क्षमता दर्जनों गुना बढ़ जाएगी। इसके साथ ही इससे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझना भी आसान हो जाएगा। बेशक आपको इंसानी कबीले की रक्षा की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। झोउ सुई ने समझाया। साफ है कि भगवान की मुहर सरकारी मुहर से बढ़कर है। आखिरकार ऑफिशियल सील तो बस इंसानों द्वारा बनाया गया एक खजाना है, लेकिन दिव्य मुहर को सिर्फ अमर लोग ही बेहतर बना सकते हैं और यह बहुत ज्यादा अधिकार देती है। जब तक कोई इंसानी इलाके में है, तब तक जिन देवताओं ने दिव्य मुहर को बेहतर बनाया है, उनके पास लड़ने की ताकत होगी। उन्हें इंसानी खानदान की बेशुमार दौलत भी मिलेगी। तो जब उसके दाऊ साथी दिव्य मुहर को बेहतर बना लेंगे तो उनकी शक्ति जरूर बहुत बढ़ जाएगी और उनकी खेती की स्पीड में जबरदस्त सुधार होगा, जिससे फायदे अनगिनत होंगे। अच्छा, ये सुनकर जी बिंग्यू और दूसरों की आंखें अचानक उत्साह से चमक उठी। बिना कुछ और कहे उन्होंने तुरंत दिव्य मुहर को पूरी तरह से सुधार दिया। फिर उन्हें लगा कि कोई अनजान ताकत उन पर उतर रही है, जिससे उनकी लड़ने की ताकत बहुत बढ़ गई है, जैसे उन्हें बहुत बड़ा अधिकार मिल गया हो। अविश्वसनीय शक्ति। क्या यह आपके पति की बनाई हुई अमर कलाकृति दिव्य मुहर है? सच में यह असाधारण है। जी बिंग्यू और बाकी लोग बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उनकी शक्ति में बड़ा बदलाव आया है। एक अमर कलाकृति को बेहतर बनाने के बाद भी उन्होंने अपनी ताकत में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी शक्ति चमत्कारिक रूप से कई गुना बढ़ गई हो। सचमुच अकल्पनीय। खुद इसका अनुभव न किया होता तो कौन सोच सकता था कि दिव्य मुहर की शक्ति इतनी जबरदस्त होगी। पति, क्या आप पर भी दिव्य मुहर है? बाई सुजी ने झोउ सुई को उत्सुकता से देखा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थी। बेशक, मेरे पास एक दिव्य मुहर है। इसके अलावा ये सबसे बड़ी दिव्य मुहर है, जिसे स्वर्गीय सम्राट की शाही मुहर कहा जाता है। झोउ सुई ने साफ साफ कहा। सच तो यह है कि उनके लिए दिव्य मुहर होना काफी आम बात थी और यह मुहर अमर देवत्व कला का सबसे बुनियादी निशान थी, जिसे स्वर्गीय सम्राट की शाही मुहर कहा जाता था। जब तक किसी के पास स्वर्ग के सम्राट की शाही मुहर है, वह देवताओं को कंट्रोल कर सकता है। ह्यूमन कबीले के अकेले सेलेस्टियल सम्राट बने और कबीले के लिए बहुत सारी किस्मत इकट्ठा करें। मानव कुल के शिखर पर खड़ा होना, हर चीज के लिए जीवन और मृत्यु पर अधिकार के साथ। बूम टिल्ड। ये सोचते हुए उसने अपने विचार बदले और तुरंत अपने ऊपर से स्वर्गीय सम्राट की शाही मुहर निकाल ली। ये पूरी तरह से गहरे सुनहरे रंग का था, जिस पर ड्रैगन और फीनिक्स खुदे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि इस पर 4 बड़े अक्षर मैंडेटेड बाय हेवन खुदे हुए हैं, जिनमें अनगिनत रहस्य थे, जो लगभग क्यूबिक आकार के थे और जिनके अंदर अनगिनत रहस्यमय ताबीज खुदे हुए थे। जैसे ही इस स्वर्गीय सम्राट की शाही मुहर दिखाई दी, जी बिंग्यू और दूसरों को तुरंत बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ, जैसे उनके शरीर के अंदर की शक्ति ने एक विनम्र भावना दिखाई हो। एक बार यह शक्ति बाहर निकल जाए तो ये सबको दबा सकती है। यहाँ तक कि उनके शरीर के अंदर की शक्ति भी जरा भी सक्रिय नहीं हो सकी। बेशक, स्वर्ग के सम्राट की शाही मुहर का दूसरी दिव्य मुहरों पर एक महान सम्राट की तरह बेमिसाल कंट्रोल होता है। सिर्फ एक सोच से वह कई गुलामों को दबा सकता था, आम जनता को दबा सकता था। यही सबसे बड़ी ताकत है। वास्तव में ठीक इसी समय जैसे ही झोउ सुई ने स्वर्ग के सम्राट की शाही मुहर निकाली, उसने गहरे पीले दायरे के ऊपर बहुत बड़ी दौलत को मंडराते हुए देखा। सैकड़ों प्रकाश वर्ष लंबा एक लक गोल्डन ड्रैगन तुरंत दहाड़ा, जिससे धरती हिल गई, जिससे अनगिनत प्रकाश वर्षों के अंदर का खालीपन कांप उठा और खालीपन की लहरें दिखाई देने लगी। अगले ही पल ये सुनहरा लक गोल्डन ड्रैगन आसमान से नीचे उतरा, उसका बड़ा शरीर नीचे आया
और एक झटके में स्वर्ग के सम्राट की इंपीरियल सील में मिल गया, जिससे दोनों मिल गए। इस तरह ये दिव्य मुहर और भी रहस्यमयी होती जा रही है। फिर स्वर्ग के सम्राट की शाही मुहर से तुरंत अनगिनत सुनहरी किरणें निकली, जो सूरज की तरह बहुत चमकदार थी और सब कुछ रोशन कर रही थी। धुंधले तौर पर अनगिनत जीवों की परछाई स्वर्ग के सम्राट की इंपीरियल सील में गहराई तक मिलती हुई लग रही थी। साथ ही पहाड़ों और नदियों की परछाई भी दिख रही थी, जैसे कि सभी इंसानी इलाकों को घेर रही हो। जुवानहुआन संप्रदाय के राज में सब कुछ देखना मुमकिन लग रहा था। सभी प्राणियों के भाग्य की वजह से, सभी प्राणियों का विश्वास, सभी स्वर्ग के सम्राट की शाही मुहर में जुड़ गए, जिससे मुहर बहुत ज्यादा भारी हो गई, मानो इंसानों के कुल का पूरा वजन उसी पर हो। अगर स्वर्ग के सम्राट की शाही मुहर को फेंक दिया जाए, तो शायद उसमें स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति होगी। आर्टिफैक्ट की ताकत है। अगर यह खजाना बढ़ता रहता है, तो हेवनली एम्परर की इंपीरियल सील एक सुप्रीम इमोर्टल आर्टिफैक्ट, एक रॉयल ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट या उससे भी ऊंचे लेवल के इमोर्टल आर्टिफैक्ट में बदल सकती है। इसे ग्रोथ टाइप खजाना माना जाता है। साथ ही स्वर्ग के सम्राट की शाही मुहर में देवताओं को दिव्य पद देने और उनसे पद छीनने की भी क्षमता होती है। कहा जाता है कि इसमें देवताओं पर जीवन और मृत्यु की शक्ति होती है। एक अद्भुत जीवनबद्ध अमर कलाकृति। झो उसुई को काफी संतुष्टि महसूस हुई, क्योंकि यह एक ग्रोथ टाइप इमोर्टल आर्टिफैक्ट था जिसे इमोर्टल टेक्निक से बनाया गया था, जो जुवानहुआन सेक्ट की शक्ति के साथ लगातार विकसित हो सकता था और ताकत में भी लगातार बदल सकता था। अमर दुनिया का सबसे मजबूत अमर आर्टिफैक्ट बन सकता है। पति दिव्य मुहर की शक्ति सचमुच असाधारण है। जुवानहुआन संप्रदाय के शासन वाले इलाके में रहने से मेरी लड़ने की ताकत कम से कम 10 गुना बढ़ गई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस शक्ति का उपयोग अमर दुनिया में किया जा सकता है। इस समय दाओवादी फैंगशी दिव्य मुहर के रहस्यों का और भी ज्यादा अनुभव कर रहा था। उसे लगा कि अनजान सोर्स से कोई ताकत उसकी ताकत बढ़ा रही है, जैसे एक सोच से ही वह स्वर्ग और धरती के बीच के नियमों की अनगिनत ताकत को कंट्रोल कर सकती है, जैसे कई कानून खुद पर थोपे गए हों। इससे उसकी लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ गई। कुछ हद तक ये पहले से ही एक जबरदस्त अमर आर्टिफैक्ट के बराबर था। अभी इसे अमर दुनिया में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आखिरकार जुवानहुआन संप्रदाय की शक्ति अभी तक अमर दुनिया तक फैलनी शुरू नहीं हुई है। हालांकि इसका इस्तेमाल हेवनली साउंड सेक्ट के कंट्रोल वाले एरिया में किया जा सकता है। अगर हम भविष्य में फेदर गेट जीत लेते हैं, तो हमारी किस्मत पूरे चू स्टेट कॉन्टिनेंट को कवर कर सकती है। झो उसुई ने समझाया। जुवानहुआन संप्रदाय के उदय की सिर्फ शुरुआत थी। हालांकि नश्वर दुनिया में जुवानहुआन संप्रदाय का विकास ठीक ठाक था। उसने 1000 से ज्यादा दुनियाओं पर जीत हासिल की थी, लेकिन अमर दुनिया में यह अभी भी एक अनजान छोटी ताकत थी। इलाके के एक हिस्से पर कब्जा कर पाना काफी तारीफ के काबिल था, लेकिन वह इस बारे में चिंतित नहीं था। असल में जुवानहुआन संप्रदाय को बढ़ाना काफी आसान था। जब तक वह डालुओ गोल्डन इमोर्टल बन सकता था, वह स्वाभाविक रूप से एक के बाद एक इंसानी राज्य पर कब्जा कर सकता था। इसलिए इस तरह की चीजों में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जुवानहुआन संप्रदाय की शक्ति का दायरा भी काफी बढ़ जाएगा। लड़ाई की ताकत में तथाकथित सुधार बच्चों का खेल है। असल में ईश्वरीय मुहर का सबसे जरूरी काम हमें कानून समझने की क्षमता बढ़ाने में मदद करना है। दिव्य मुहर को बेहतर बनाने के बाद मुझे लगता है कि कानून को समझने की मेरी क्षमता कम से कम कई गुना बढ़ गई है। अगर मैं इसी तरह सुधार करता रहा, तो मैं जल्द ही स्वर्ग में अमर हो सकता हूँ। हुआ सिक्विन की खूबसूरत आंखें चमक उठी। उसे लगा कि इस दिव्य मुहर को बेहतर बनाने के बाद उसकी समझ में बहुत सुधार हुआ है। हर पल कानून की समझ का एक बड़ा हिस्सा उसकी चेतना के सागर की गहराई में उमड़ता रहता था। ये कुछ वैसा ही था जब वह अपने पति के साथ दोहरी खेती कर रही थी, तो हमेशा कानून की समझ बनी रहती थी। बेशक ईश्वर की मुहर उन्हें बहुत मदद करती है। यह अच्छी बात है कि यह आपके काम आ रहा है। ये सुनकर झो उसुई को बहुत संतोष हुआ। उन्होंने डिवाइन सिस्टम इसलिए बनाया था ताकि वे जुवानहुआन सेक्ट की मदद कर सके, अपने दाऊ साथी की मदद कर सके। आखिरकार वह अकेले इतनी बड़ी दौलत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस मामले में इसे स्वाभाविक रूप से वितरित करने की आवश्यकता थी। एक बार जब उनकी खेती बेहतर हो जाएगी, तो उनका भाग्य भी उस पर वापस दिखेगा। यह आपसी फायदे की बात है, एक दूसरे की मदद करना। जुवानहुआन संप्रदाय की शक्ति स्नोबॉल की तरह बढ़ेगी और कमाई गई दौलत बहुत ज्यादा होगी। ... कुछ दिनों के बाद अमर दुनिया स्वर्गीय ध्वनि संप्रदाय फैन येनेफेक। क्या
मास्टर, आप चाहते हैं कि मैं फेदर गेट पर वापस लौट जाऊं? क्या मालिक मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं? ये सुनकर जेन सुयान की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका मालिक ऐसा कुछ कहेगा। शुरू में उसे लगा कि वह इस आदमी के हाथों में हमेशा के लिए कैद रहेगी। उसे इतनी जल्दी रिहा होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सच कहूं तो वह अब जाना नहीं चाहती थी। भले ही उससे कहा जाता, वह नहीं जाती, क्योंकि झो सुई के साथ रहने के बाद उसे ऐसा स्वाद मिला जिसे वह भूल नहीं सकी। आखिरकार इस आदमी के साथ खेती करने से उसकी तरक्की तेजी से हुई। कानूनों को समझना खाने पीने जितना आसान था, कोई रुकावट नहीं थी। अगर वह फेदर गेट लौटती तो उसे ऐसे फायदे नहीं मिलते, तो वह अपने मालिक का साथ कैसे छोड़ सकती थी? बेशक मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ। अगर आप वापस आना चाहते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम फेदर गेट पर वापस जाओ और फेदर गेट की पावर पर कंट्रोल करो। अच्छा होगा अगर आप फेदर गेट के मास्टर बन जाएं। झो सुई ने सीधे कहा। वह चाहता था कि जेन सुयान चुपके से फेदर गेट की पावर को ऊपर से नीचे तक कंट्रोल कर ले। सच कहूं तो गोल्डन इमोर्टल तक पहुंचने के बाद उसे पता ही नहीं चला कि उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई थी। उसके लिए फेदर गेट से एकमात्र खतरा फेदर गेट के मालिक दालुओ गोल्डन इमोर्टल के अलावा और कोई नहीं था। अगर दालुओ गोल्डन इमोर्टल न होता तो फेदर गेट उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन उसे पता चला कि फेदर गेट के मालिक ठीक होने के लिए अकेले में हैं और अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि वे भविष्य में ठीक हो पाएंगे या नहीं। बेशक अब फेदर गेट पर ऊपर से नीचे तक कंट्रोल करने का सबसे अच्छा समय था। गू की शक्ति की मदद से नाइटमेयर सीड्स को फेदर गेट के कई गोल्डन इमॉर्टल्स और प्रोफाउंड इमॉर्टल्स में मिलाकर ये फेदर गेट इमॉर्टल्स उसके पपेट्स गुलाम बन जाएंगे। पूरा फेदर गेट चुपचाप उसका नौकर बन जाएगा। अगर भविष्य में फेदर गेट का मालिक जाग भी जाए तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि पूरा फेदर गेट बहुत पहले ही उसकी प्रॉपर्टी बन चुका है। बेशक इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि वह फेदर गेट के ग्रेट लुओ फॉर्मेशन को पाने की चाहत रखता था। ठीक इस बार जेन सुयान को फेदर गेट पर वापस भेजकर और एरे हॉट गू की पावर का इस्तेमाल करके ग्रेट लुओ फॉर्मेशन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। हम कह सकते हैं कि यह बस एक ऐसा काम है जो कई काम पूरे करता है। अगर वह सफल रहा तो पूरा जो राज्य महाद्वीप उसकी संपत्ति होगी। आखिरकार वह अमर दुनिया में एक इलाके पर कब्जा कर सका। अगर यह मालिक की इच्छा है तो मैं इसे पाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। जेन सुयान की खूबसूरत आंखों में बहुत ज्यादा इच्छा चमक रही थी। अगर वह पहले अपने मास्टर से नहीं मिली होती तो उसे फेदर गेट का अगला मास्टर बनने का ज्यादा भरोसा नहीं होता। लेकिन अब यह अलग है। उसकी साधना इतनी आसानी से गोल्डन इमोर्टल तक नहीं पहुंची थी। वह ये भी जानती थी कि उसके मालिक की शक्ति का कोई अंदाजा नहीं है। शायद वह किसी अमर राजा का पुनर्जन्म हो। सिर्फ फेदर गेट को कंट्रोल करना, इससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तक कि एक अमर राजा के लिए लाखों राज्यों को कंट्रोल करना भी एक आसान काम है। जब तक वह अपने मालिक का अनुसरण करती है, थोड़ा सा बचा हुआ पाना बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका मालिक इतनी जल्दी फेदर गेट पर कदम रखना चाहेगा। हालांकि फिर भी उसे लगा कि यह उसके लिए एक बढ़िया मौका हो सकता है। तो फिर यह अच्छा है। एक बार यह पूरा हो जाए तो मैं तुम्हें सही इनाम दूंगा। झो सुई को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। उसने जेन सुयान की पतली कमर को पकड़ा, उसके हॉट फिगर को महसूस किया। ये फेदर गेट की सच्ची शिष्या पूरी तरह से उसकी खास संपत्ति थी। मालिक, जेन सुयान की आंखों में पानी था। उसने झो सुई को प्यार से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत भावुक हो गई है। खड़ी दो गहरी अमर औरतें, झू बाओए और जयांग लिंगर, वही थीं। वे सभी उत्सुक और तैयार थे। साफ है कि झो सुई ने भी उनकी इच्छाओं को पूरा किया और उन्हें सख्ती से गाइड किया। 2 या 3 दिन बाद ही जेन सुयान, झू बाओए और जयांग लिंगर और झो सुई के अवतार के साथ निकल गया और फिर फेदर गेट के मुख्य संप्रदाय की ओर उड़ गया। और यह अवतार नेचुरली जेन सुयान के स्पेस इमोर्टल आर्टिफैक्ट में छिपा रहता है और सिर्फ जरूरी मौकों पर ही दिखाई देता है। आखिरकार एक सज्जन व्यक्ति खतरनाक दीवार के नीचे खड़ा नहीं होता। हालांकि फेदर गेट जाना ज्यादा खतरनाक नहीं होना चाहिए था, लेकिन झो सुई ने अपने असली शरीर के साथ जाने का प्लान नहीं बनाया था। कोई भी फैसला लेने से पहले उसने फेदर गेट के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने अवतार पर भरोसा किया। ... हालांकि फेदर गेट का मुख्य पंथ हेवनली साउंड पंथ से बहुत दूर है, फिर भी हेवनली साउंड पंथ के हेडक्वार्टर में अभी भी एक टेलीपोर्टेशन एरे है जो सीधे हेवनली साउंड पंथ के मुख्य पंथ के पास एक ऊंचे शहर तक पहुंच सकता है।
इस शहर को फेदर ट्रांसफॉर्मेशन सिटी कहा जाता है और यह चू स्टेट कॉन्टिनेंट की राजधानी है। यह 1 ट्रिलियन किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है। अंदर रहने वाले अमर लोगों की संख्या पता नहीं है। ये बहुत खुशहाल और हलचल भरा है। जहां तक फेदर गेट के हेडक्वार्टर की बात है, ये फेदर ट्रांसफॉर्मेशन सिटी के पास है और ये शहर फेदर गेट के पहाड़ों के नीचे है। बूम टिल्डर टिल्डर टिल्डर। अचानक जेन सुयान, झू बाओए और जियांग लिंगर, 3 महिलाएं टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से फेदर ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में लौट आईं। जैसे ही वे फेदर ट्रांसफॉर्मेशन सिटी में दिखे, उन्हें फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गेट के कई शिष्यों ने खोज लिया। बहन जेन, आप आखिरकार वापस आ गईं। 1 मिनट रुको, सुनहरी अमर आभा। क्या ऐसा हो सकता है कि सिस्टर जेन गोल्डन इमोर्टल रेल में चली गई हैं? सुयान से अचानक ऑरा का उभार महसूस किया। हर एक के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। वे जानते थे कि जेन सुयान एक सच्चा शिष्य था, जिसकी साधना पूरी तरह से अमर थी और वह सुनहरे अमरलोक से ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन ये रुकावट एक कुदरती खाई की तरह थी। सच में इसे तोड़ पाने वाले किसान बहुत कम थे। फेदर गेट के अंदर कई महान अमर लोग हैं, लेकिन सुनहरे अमर लोगों की संख्या बहुत कम है। एक बार जब कोई गोल्डन इमोर्टल बन जाता है, तो वह सिर्फ एक शिष्य नहीं बल्कि एक एल्डर बन जाता है। उनका स्टेटस और पोजीशन अनगिनत गुना बढ़ जाता है। हाँ, इस बाहरी सफर के दौरान मुझे कुछ फायदा हुआ और उसके बाद ही मैं गोल्डन इमोर्टल बन पाया। फेदर गेट पर लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे खोलो, मैं मेन सेट में लौटना चाहता हूँ। जेन सुयान ने शांति से कहा। उसका चेहरा गर्व से भरा था, जैसे कोई ऊपर स्वर्ग की लड़की हो, बस अनमोल। यह एक सुनहरे अमर की शान है। इससे पहले वह सिर्फ झोऊ सुई के सामने ही एक छोटी औरत जैसा व्यवहार दिखाती थी। अगर कोई और होता तो उसका गुस्सा इतना अच्छा नहीं होता। हाँ, सिस्टर जेन, नहीं एल्डर जेन। फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गेट के कई शिष्य पसीने से भीगे हुए थे और उन्हें बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था। वे जानते थे कि जेन सुयान के फेदर गेट पर लौटने से वहां सब कुछ बदल सकता है। आखिरकार कई सच्चे शिष्यों में से केवल जेन सुयान ही सबसे पहले गोल्डन इमोर्टल बन सकते थे और उन्होंने बॉटलनेक को तोड़ दिया। बेशक अगर यह बात फैलती है तो जेन सुयान फेदर गेट के भविष्य के जूनियर सेक्ट लीडर हो सकते हैं। फेदर गेट का अधिकार हासिल करने वाला हूँ। सुयान के बाहर जाने, सबसे अच्छा मौका पाने और इस तरह गोल्डन अमर बनने की खबर फेदर गेट में तूफान की तरह फैल गई, जिसे कई बड़े बुजुर्ग जानते थे। ... इसी समय फेदर गेट का मुख्य संप्रदाय, कई चोटियों, कई सच्चे शिष्यों और यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी तुरंत ये खबर मिल गई, ये जानकर कि जेन सुयान वापस आ गई है और पहले ही गोल्डन इमोर्टल तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि उसके साथ की 2 नौकरानियां भी परफेक्ट इमोर्टल तक पहुंच गई थीं। यह मामला फेदर गेट जैसे बड़े लुओ संप्रदाय के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आखिरकार एक गोल्डन इमोर्टल को पहले से ही एक टॉप टियर एक्सपर्ट माना जाता है, जो चू स्टेट कॉन्टिनेंट पर राज करने में सक्षम है। यहाँ तक कि एक सुनहरा अमर संप्रदाय बनाने में सक्षम, 1 अरब साल तक संप्रदाय के भाग्य की रक्षा करने वाले ऐसे अस्तित्व को अमर दुनिया में एक पीढ़ी का ग्रैंड मास्टर माना जाता है। और जेन सुयान कोई साधारण गोल्डन इमोर्टल नहीं है, क्योंकि वह इतनी छोटी है, इतनी कम उम्र में गोल्डन इमोर्टल बन रही है, तो क्या भविष्य में उसे डालुओ गोल्डन इमोर्टल बनने की बहुत उम्मीद नहीं है? कम से कम उन पुराने गोल्डन इमोर्टल से तो बहुत बेहतर। बेशक ऐसी असाधारण प्रतिभा ही फेदर गेट का भविष्य है। सुयान, वह महिला इतनी जल्दी स्वर्ण अमर कैसे बन गई? मैं भी लाखों सालों से गोल्डन इमोर्टल में फंसा हुआ हूँ, उस औरत ने ये कैसे हासिल किया? ये खबर सुनते ही फेदर गेट के सच्चे चेले वहां आ गए जो गुस्से में थे। उन्हें इस खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यह उनके लिए एक बुरा शगुन जैसा था। आखिरकार फेदर गेट पर रिसोर्स सीमित हैं। अगर जेन सुयान को ज्यादा मिलेगा तो उन्हें कम मिलेगा। अब जब वह गोल्डन इमोर्टल बन गई है तो ये कहा जा सकता है कि वह उनसे बहुत आगे निकल गई है। भविष्य में उन्हें मिलने वाला इलाज काफी कम हो जाएगा। पिछली बार जब 4C डाओइस्ट मेंशन सामने आया तो यह महिला संप्रदाय छोड़कर चली गई और फिर गायब हो गई। लेकिन असल में 4C डाओइस्ट हवेली के अंदर का सारा खजाना दूसरों ने ले लिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि 4C डाओइस्ट खजाने को लेने वाला जेन सुयान था? सुयान को मिले मौके की शुरुआत पर शक करने लगे। उन्हें शक था कि उसने सब कुछ अपने पास रख लिया, जिससे कई फेदर गेट कल्टीवेटर खाली हाथ लौट गए। मुझे लगता है कि यह संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। भले ही उसे सच में 4C डाओइस्ट का खजाना मिल गया हो, वह इसे सीक्रेट नहीं रख सकती। इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे मिले मौकों को कौन छीनने की हिम्मत करेगा? हे कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
उन सुनहरे अमर बुजुर्गों को अच्छा मत समझो। अगर जेम्स यान को सच में कोई खजाना मिल जाता तो सबसे पहले वे सुनहरे अमर बुजुर्ग उसे जब्त कर लेते। भले ही कोई बुजुर्ग जबरदस्ती करे, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सही कहा। एक शिष्य सिर्फ शिष्य होता है, चाहे वह सच्चा शिष्य हो। वह सिर्फ एक कच्चा जीनियस होता है जो सुनहरे अमर बड़ों से मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो इससे पता चलता है कि जेम्स यान ने फेदर गेट पर लौटने की हिम्मत क्यों नहीं की। शायद इस मौके का फायदा उठाने के लिए बाहर समय बिताया और गोल्डन इम्मोर्टल तक आगे बढ़ने के बाद ही लौटा। वह बेचारी जेम्स यान, वह इतनी सावधान कब हो गई? अब जब वह गोल्डन इम्मोर्टल बन गई है तो वह सच में एक ताकत है। मुझे डर है कि अब कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। फेदर गेट के कई सच्चे शिष्यों ने दांत पीस लिए, हर कोई अनिच्छा से भरा हुआ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जेम्स यान पहला कदम उठाएगा और गोल्डन इम्मोर्टल बन जाएगा। ये बस एक बहुत बड़ी रुकावट है जो पार हो गई है और उसे बाकी सबसे ऊपर उठा दिया है। सच कहूं तो अब भी उन्हें नहीं पता कि वे कब गोल्डन इम्मोर्टल बन पाएंगे। आखिरकार एक गहरे अमर और एक सुनहरे अमर के बीच की रुकावट सच में बहुत बड़ी है। इस रुकावट को दूर करना कोई आसान काम नहीं है। अगर किसी के पास काफी टैलेंट और मौका नहीं है तो अंदाजा है कि वे जिंदगी भर इस मुश्किल में फंसे रह सकते हैं। असल में फेदर गेट के अंदर कई सच्चे शिष्य हैं जो गहरी अमर दुनिया में बुढ़ापे की वजह से मर गए। ... न सिर्फ ये सच्चे शिष्य हैरान थे, बल्कि फेदर गेट के एल्डर भी फेदर गेट पर लौटने पर जेम्स यान के गोल्डन इम्मोर्टल बनने पर चर्चा कर रहे थे। हर कोई पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। हमने सच में उसे कम आंका था। शुरू में मुझे लगा कि जेम्स यान में अच्छी काबिलियत है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह कब गोल्डन इम्मोर्टल बन जाएगी। इतनी जल्दी गोल्डन इम्मोर्टल बन जाना सच में हैरान करने वाला है। फेदर गेट के एक एल्डर ने बहुत इमोशनल होकर कहा। सुयान के भविष्य पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि गोल्डन इम्मोर्टल बनने में अरबों साल लगेंगे और वह फेदर गेट में बस एक आम एल्डर बनकर रह जाएगा। किसने सोचा होगा कि पलक झपकते ही जेम्स यान गोल्डन इम्मोर्टल बन जाएगा, जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। अगर काबिलियत ही सब कुछ तय करती तो इस दुनिया में मौकों की कोई बात ही नहीं होती। मुझे लगता है कि काबिलियत वाकई जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अगर मौका काफी अच्छा हो तो किसी जीनियस से आगे निकलना नामुमकिन नहीं है। क्या फोर्सी डाओइस्ट पहले भी ऐसा ही नहीं था? असल में वह बस एक आम अमर था जिसके पास स्वर्गीय अमर बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। किसने सोचा होगा कि उसे इतना बड़ा मौका मिला है जिससे वह एक अजय गोल्डन अमर बन गया है। अगर किस्मत अच्छी न होती और बहुत ज्यादा मार काटना होती तो अनगिनत ताकतों का निशाना बनना, भविष्य में दालुओ गोल्डन इम्मोर्टल बनना भी नामुमकिन नहीं होता। एक और गोल्डन इम्मोर्टल एल्डर ने गहरी आवाज में कहा। उनका मानना था कि एक मौका किसी अमर व्यक्ति की किस्मत बदल सकता है। बेशक जेम्स यान को ऐसा मौका मिला था जिसकी वजह से वह कई सच्चे शिष्यों से आगे निकल गई और गोल्डन इम्मोर्टल बन गई। अमर दुनिया में ऐसी घटनाएं आम हैं। ये सिर्फ जेम्स यान की बात नहीं है। यहाँ तक कि फेदर गेट के सेक्ट लीडर फेदरेट एसेटिक भी अतीत में हुए कई अच्छे इत्तेफाकों की वजह से दालुओ गोल्डन इम्मोर्टल बन गए। किस्मत, क्योंकि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसे किस्मत कहा जाता है। तो क्या ये सच में अफवाहों जैसा है कि जेम्स यान ने गोल्डन इम्मोर्टल तक पहुंचने के लिए फोर्सी डाओइस्ट का खजाना हासिल किया था? एक गोल्डन इम्मोर्टल एल्डर की आंखें चमक उठी और उन्होंने पूछा, यह असंभव नहीं है। आखिरकार फोर्सी डाओइस्ट एक अजय गोल्डन इम्मोर्टल था जिसके पास टॉप ग्रेड इम्मोर्टल आर्टिफैक्ट था और उसकी कॉम्बैट पावर एक दालुओं के बराबर थी। उस समय उसने सेक्ट लीडर के साथ लड़ाई की जिससे सेक्ट लीडर बुरी तरह घायल हो गया और लगभग डाउ ट्रांसफॉर्मेशन की नौबत आ गई। दालुओ बीच में नहीं आते तो कौन जानता है कि नतीजा क्या होता। इतनी बड़ी हस्ती अपनी गुफा वाली हवेली में कुछ खजाना छोड़ जाना आम बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जेम्स यान को इतनी अच्छी किस्मत मिलेगी कि वह समय से पहले फोर्सी डाओइस्ट का खजाना हासिल कर लेगा। एक सुनहरे अमर बुजुर्ग ने दुख जताया। उसे लगा कि अगर उसे फोर्सी डाओइस्ट का खजाना मिल जाता तो उसे अपनी तरक्की को और आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता था। दुर्भाग्य से अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि खजाना जेम्स यान ने ले लिया था। यह जरूरी नहीं कि यह फोर्सी डाओइस्ट का खजाना हो, ये दूसरे मौके भी हो सकते हैं। लेकिन मौका चाहे जो भी हो, बस दोस्त जेम्स यान से पूछ लो और हमें पता चल जाएगा। मुझे यकीन है कि यह शिष्य हमें बताएगा कि उसने चुपचाप फोर्सी डाओइस्ट का खजाना क्यों ले लिया, जिससे असल में कई फेदर गेट साथियों के मौके छीन लिए गए। यह एक बड़ा पाप है।
और उसे इसकी भरपाई करनी होगी। एक गोल्डन इमोर्टल एल्डर ने गंभीरता से कहा, उसकी आंखों में ठंडक की चमक थी। सूश, ज्यादा समय नहीं बीता था कि जेन सुयान, जू बाओए और जियांग लिंगर फेदर गेट के मुख्य पंथ में लौट आए और अवतार झोउ सुई ने भी चुपके से जेन सुयान की अमर कलाकृति में छिपकर उनका पीछा किया। तुरंत ही फेदर गेट मुख्य संप्रदाय का दृश्य झोउ सुई की आंखों के सामने आ गया। पूरा पंथ 1 ट्रिलियन किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में फैला हुआ था, जिसमें बहुत बड़ी और कभी न खत्म होने वाली पहाड़ों की रेंज और सफेद धुंध से ढकी ऊंची चोटियां थीं। दूर से देखने पर यह अमर पहाड़ों की एक सीरीज जैसा दिखता था। इसमें कई दुर्लभ पक्षी और अनोखे जानवर रहते थे। इस पर्वत श्रृंखला के हर कोने में अमरची फैली हुई थी और इसकी समृद्धि स्वर्गीय ध्वनि संप्रदाय से 100 गुना ज्यादा थी। आसमान में हर चोटी पर रोशनी की रंग बिरंगी किरणें फैली हुई थीं। चोटियों के ऊपर आलीशान महल बनाए गए थे। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि यहाँ रहने वाले अमर लोग हेवनली साउंड सेक्ट के लोगों से 100 गुना ज्यादा ताकतवर थे। यहाँ तक कि कई स्वर्गीय अमर, गहन अमर और स्वर्ण अमर भी मौजूद थे। यहाँ सच में एक ग्रेट लुओ फॉर्मेशन है। अवतार झोउ सुई को फेदर गेट के नजारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसका पूरा ध्यान 6th स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन पर था। कोई कह सकता है कि 6th स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन ही फेदर गेट पर उसके आने का अहम मकसद था। बेशक ये फेदर गेट का लियांग यिन यांग यू हुआ फॉर्मेशन था। ये ठीक यही 6th स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन था जिसने खरबों सालों तक फेदर गेट की रक्षा की और इसे अनगिनत युगों तक छू स्टेट कॉन्टिनेंट का पक्का शासक बना दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि फेदर एसेटिक गिरता है या नहीं, जब तक ये 6th स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन मौजूद है, फेदर गेट लंबे समय तक बना रह सकता है और ऑर्थोडॉक्सी के गायब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब फॉर्मेशन काम करने लगता है, तो ऐसा लगता है जैसे उसे डालुओ गोल्डन इमोर्टल ने दबा दिया हो, जिसमें बेमिसाल ताकत होती है। हाँ, ये सच में मेरे ज्ञान की जगह है। अब जाओ, इस जगह पर कब्जा करो। ये सोचकर झोउ सुई के क्लोन में हलचल हुई और उसने तुरंत अपने शरीर से एरे हॉट गू को बाहर निकाल लिया। अब एरे हॉट गू पहले से ही उत्सुक था। उसके लिए ये छठे स्टेज का अमर रूप एकदम सही खाना था। एक बार जब यह इस छठे स्टेज के अमर रूप को खा जाएगा, तो इसकी साधना में भी एक बड़ी सफलता मिलेगी और यह एक महान लुओ लेवल गू कीट बन जाएगा। वूश, एक पल में एरे हॉट गू टिमटिमाया, एक खाली जगह जैसी रोशनी में बदल गया, चुपचाप खाली जगह में मिल गया, फिर खाली जगह की नसों के साथ चलते हुए ये छठे स्टेज के अमर फॉर्मेशन के गहरे कोर में चला गया। बस ये देखने के लिए कि एरे हॉट गू चुपचाप एरे के दिल में मिल जाता है, इस इमोर्टल फॉर्मेशन की फॉर्मेशन स्पिरिट पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है और फिर इस इमोर्टल फॉर्मेशन की फॉर्मेशन स्पिरिट को एक वायरस के हमले की तरह अपने में मिला लेता है। बेशक, क्योंकि यह एक ग्रेट लुओ फॉर्मेशन है, इसलिए इसे पूरी तरह से अपनाने में कुछ समय लगेगा। बधाई हो, एल्डर जेन को गोल्डन इमोर्टल के पद पर प्रमोट किया गया है। सुप्रीम एल्डर समेत कई एल्डर्स को एल्डर जेन के गोल्डन इमोर्टल के पद पर प्रमोशन के बारे में पहले से ही पता है। वे लंबे समय से फ्लाइंग सेलेस्टियल पीक पर इंतजार कर रहे हैं। प्लीज एल्डर जेन, फ्लाइंग सेलेस्टियल पीक की ओर बढ़ने में हमारे साथ शामिल हो जाए। इस समय फेदर गेट के कई साधक जेन सुयान और दूसरों के सामने आए। उनका रवैया बहुत सम्मानजनक था, यहाँ तक कि चापलूसी की भावना भी थी। तथाकथित फ्लाइंग सेलेस्टियल पीक फेदर गेट की मुख्य चोटियों में से एक है, जहाँ कई बुजुर्ग प्रैक्टिस करते हैं। इसे एक महत्वपूर्ण मीटिंग की जगह माना जाता है। फेदरेड असेंशन पीक सच में फेदर गेट का सबसे जरूरी पहाड़ है, जहाँ फेदरेड एसेटिक साधना के लिए रिट्रीट करते हैं। ये सेक्ट लीडर की जगह भी है, लेकिन अभी फेदरेड एसेटिक रिट्रीट में है और कोई भी फेदरेड असेंशन पीक के पास नहीं जा सकता। हम रास्ता दिखाओ। जेन सुयान ने ज्यादा कुछ कहने का इरादा किए बिना सिर हिलाया। इस बार वह कई बड़ों से मिलने के इरादे से वापस आई थी, नहीं तो वह फेदर गेट के बड़े अधिकार को कंट्रोल नहीं कर पाती। वूश, एक पल में जेन सुयान और दूसरे लोग उड़ते हुए सेलेस्टियल पीक पर पहुंच गए और एक बड़े शानदार महल में घुस गए जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ लग रहा था। पूरा महल बहुत शानदार ढंग से चमक रहा था। कई शक्तिशाली दिव्य रोक लगाई गईं। अगर कोई यहाँ जल्दबाजी में काम करेगा तो उसे बहुत बुरा झटका लगेगा। इस समय फेदर गेट के कई गोल्डन इमोर्टल बुजुर्ग कुछ समय से महल में इंतजार कर रहे थे। सुयान को देखने के लिए उत्सुक था। जानना चाहता हूँ कि फेदर गेट के इस सबसे कम उम्र के गोल्डन इमोर्टल के पास क्या स्किल्स थी। सबसे आगे फेदर गेट के 3 सुप्रीम एल्डर खड़े थे, जिनके नाम क्रमशः रेडफिश ताओइस्ट, योहाई ताओइस्ट और येलो विंड ताओइस्ट थे। उनकी साधना पहले ही गोल्डन इमोर्टल लेवल तक पहुंच चुकी थी।
कम से कम वे सैकड़ों अरबों साल तक जीवित रहे। एक बार ग्रेट लुओ रेल्म की बॉटलनेक को छुआ, लेकिन उसे पार नहीं कर पाया। इसलिए उनकी लड़ाई की ताकत आम गोल्डन इमॉर्टल्स से कहीं ज्यादा है। दुनिया ऐसे लोगों को हाफ सटे ग्रेट लुओ कहती है। बेशक वे गोल्डन इमॉर्टल्स में अजेय हैं। सेक्ट लीडर के अलावा वे फेदर गेट में सबसे ऊंचे अधिकारी होते हैं, जिन्हें सुप्रीम एल्डर्स के नाम से जाना जाता है। तीनों सुप्रीम एल्डर्स खुद आकर मेरा स्वागत किया। मैं जेम्स यान सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ। जेम्स यान ने अपनी भौहें चढ़ाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि फेदर गेट पर लौटने पर वह इतना हंगामा मचा देगी। यहाँ तक कि 3 सुप्रीम एल्डर्स खुद आए। दूसरे गोल्डन इमोर्टल एल्डर्स की तो बात ही छोड़िए। उसने अपनी पूरी जिंदगी में फेदर गेट के इतने सारे गोल्डन इमोर्टल बुजुर्गों को कभी नहीं देखा था। आखिर ज्यादातर समय ये गोल्डन इमोर्टल बुजुर्ग रिट्रीट में रहते हैं, तो वे एक साथ कैसे इकट्ठा हो सकते हैं? जब तक जीवन और मृत्यु से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं होती, ये बुजुर्ग दिखाई नहीं देंगे। हाँ, जेम्स यान, क्या तुम जानते हो कि तुमने कौन सा बड़ा अपराध किया है? इस समय सुप्रीम एल्डर रेडफिश ताओइस्ट चिल्लाया। उसकी आंखें जेम्स यान पर टिकी हुई थी, बिना अपने बुरे इरादे को छिपाने के इरादे के। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं गोल्डन इमोर्टल के पद पर प्रमोट होने के बाद फेदर गेट लौटा, न सिर्फ बिना किसी काबिलियत के, बल्कि गुनाह के साथ भी। ये कैसी सोच है? जेम्स यान ने आंखें सिकोड़ ली और बुरे इरादे वाले फेदर गेट के बुजुर्गों के ग्रुप को घूरने लगी। उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह कोई सेलिब्रेशन दावत नहीं, बल्कि एक जाल जैसा लगता है। फिर भी वह शांत रही, क्योंकि उसके पास उसके मालिक का क्लोन था। चाहे कोई भी समस्या आए, उसे बचाया जा सकता है। गोल्डन इमोर्टल तक आपकी तरक्की सच में एक मेरिट है, लेकिन फोर्सी डाओइस्ट की विरासत को चुपके से जब्त करना एक गंभीर अपराध है। सो कॉल्ड पुण्य पापों को कम नहीं कर सकते। तुमने बेशक बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या आप जानते हैं कि फोर्सी डाओइस्ट की गुफा एक खजाना है जिस पर हमारी फेदर गेट की नजर थी? अंदर का खजाना फेदर गेट का होना चाहिए, लेकिन आपने फोर्सी डाओइस्ट के अंदर से सारे खजाने ऐसे ले लिए जैसे आपने फेदर गेट का खजाना लूट लिया हो। अगर यह गंभीर अपराध नहीं है, तो क्या है? क्या तुम कबूल करने की हिम्मत नहीं करते? सुयान के खिलाफ कई इल्जाम लगाने का इरादा था। दूसरे गोल्डन इमोर्टल बुजुर्ग चुपचाप देखते रहे, क्योंकि हालांकि जेम्स यान फेदर गेट की एक सच्ची शिष्या है, वह एक आम नागरिक परिवार से है। उसका कोई समर्थन नहीं है, न ही कोई बैकग्राउंड है, और जाहिर है कि दूसरे बड़े लोग उसे महत्व नहीं देते। अगर उसे दबाने का कोई मौका मिला तो वे हिचकिचाएंगे नहीं। अगर वह जीनियस है भी तो क्या? अगर उसमें पूरी ताकत नहीं है, तो वह बस एक कमजोर इंसान है। उनके सामने जेम्स यान क्या है? जाहिर है वे उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे।